तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक हमारे चैनल ठाकुर पब्लिकेशन फार्मेसी न्यूज एंड बुक्स में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपको डी फार्म की फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों की फुल बुक रिवीजन सीरीज अवेलेबल करा रहे हैं। इस रिवीजन सीरीज में हमने कई सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी आपको अवेलेबल करा दिए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके उन सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आज जो हम बुक रिवाइज करने जा रहे हैं वो है हमारी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डी फार्म फर्स्ट ईयर की ये बुक है। इस बुक को आप हमारी साइट tppl.org से परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसके अलावा फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, किंडल, इन सारी जगहों पे भी हमारी बुक अवेलेबल है। इसके अलावा आप जो आपके नियर बाय स्टोर्स है वहां पर से भी आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इस बुक रिवीजन सीरीज में हम आपको वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करा रहे हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी बुक रिवीजन सीरीज। वीडियो पे आते हैं और देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आपके पेपर में के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होती क्या है, हमें ये देखना है सबसे पहले। तो अगर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात करें तो एनाटॉमी का मतलब होता है स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन। ठीक, तो जब हम ह्यूमंस की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मतलब ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस की स्टडी करते हैं, वो आता है अंडर सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब यहाँ पर अगर हम वर्ड्स को ब्रेक करें तो एनाटॉमी क्या है, एनाटॉमी को कैसे डिफाइन करते हैं। एनाटॉमी को हम कहते हैं स्टडी ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी और उनका एक दूसरे से रिलेशन क्या है। ऐसे ही फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फंक्शनिंग एंड वर्किंग ऑफ दीज स्ट्रक्चर, मतलब इन स्ट्रक्चर्स की जो भी जिनकी हम बात कर रहे हैं उनकी वर्किंग और उनके फंक्शंस क्या हैं, जब उसकी स्टडी करते हैं तो उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजी। ठीक है, देन नेक्स्ट हम देखते हैं एनाटॉमी है क्या। एनाटॉमी देखो, एनाटॉमी वर्ड जो है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर मिला है। एना मीन्स अप एंड टेमोस मीन्स कट। ठीक है, तो एनाटॉमी क्या है, एनाटॉमी स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी की स्टडी है, उनके कोऑर्डिनेशन की स्टडी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। और फिजियोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड फिजिक्स से आया है, जिसका मतलब होता है नेचर, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। जिसको कंबाइन करें तो वो वर्ड क्या बनाता है, फिजियोलॉजी, जो कि कवर करता है उन सारे फंक्शंस को बॉडी के जो कि बॉडी परफॉर्म कर रही है। ठीक है, स्कोप की बात करें तो कहाँ कहाँ पर ह्यूमन एनाटॉमी का यूज होता है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो डिसीज प्रिवेंशन, डिसीज का आइडेंटिफिकेशन, इन सब चीजों में ह्यूमन एनाटॉमी एक बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, जैसे इसेंशियल बेस प्रोवाइड करती है फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी के लिए। ठीक है, फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी में एक बहुत बड़ा बेस प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। ह्यूमन इवोल्यूशन को समझने में हेल्प करती है। जो ह्यूमन बॉडी के कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं उनको समझने में हेल्प करेगी। थेरेपी प्रोवाइड करने में हेल्प करेगी। एथलेटिक्स में हेल्प करेगी कि कैसे हम एथलेटिक्स इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा करेक्ट टेक्निक्स ऑफ सर्जरीज को इन्वेंट करने में, यूज करने में यहाँ पर इसका यूज होगा एनाटॉमी का। तो अब हम देखते हैं इसके डेफिनेशन। कुछ पर्टिकुलर टर्म्स हैं, उनके डेफिनेशंस देखेंगे जो इसमें यूज होते हैं। जैसे कि सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब होता है अपर। और एनाटॉमी के केस में बात करें तो जो क्रेनियल पार्ट होता है, मतलब हेड का जो पार्ट होता है, उसे हम सुपीरियर कहते हैं। इंफीरियर की बात करें तो इंफीरियर का मतलब लोअर या फिर निम्न और निचला। ठीक है, जो कि ट्रंक से होके लेग्स तक जाता है। एंटीरियर और वेंट्रल की बात करें तो ये अग्र या अधर सिरा, इसको हम कहते हैं। अग्र मतलब आगे, तो जो एंटीरियर पार्ट है हमारी बॉडी का, जो मेरी बॉडी का फ्रंट पार्ट है, इसको हम एंटीरियर कहेंगे। देन पोस्टीरियर मतलब जो बैक पार्ट है वो पोस्टीरियर पार्ट में आता है। सुपाइन पोजीशन की बात करें अपसाइड रूफ की तरफ, मतलब अगर मैं अपना सर ऊपर की तरफ करता हूं तो वो सुपाइन पोजीशन हो जाती है। देन प्रोन पोजीशन मतलब अगर मैं अपना जो फेस है, अपना ये जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसको नीचे की तरफ ऐसे करता हूं तो वो एक प्रोन पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, देन मीडियल पोजीशन की बात करें तो इसमें मतलब है कि हम सिर्फ लेटे हुए हैं या फिर खड़े हुए हैं, किसी भी तरफ ना ऊपर ना नीचे नहीं देख रहे, बस सामने देख रहे हैं। ठीक है, देन प्रॉक्सिमल पोजीशन क्या है, प्रॉक्सिमल पोजीशन को हम समीपस्थ भी कहते हैं। ये उस पर्टिकुलर पार्ट का, एक बॉडी पार्ट का के बारे में बताती है जो कि कहाँ है, ट्रंक ऑफ बॉडी के पास में लोकेटेड होता है। ठीक, ऐसे डिस्टल, सुपरफिशियल, पेरिफेरल, ये सारे इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो यूज होते हैं। प्लेन्स ऑफ बॉडी की बात करें तो बॉडी को कुछ प्लेन्स में डिवाइड किया गया, जैसे सैगिटल है। सैगिटल क्या करता है, बॉडी को दो हाफ्स में कट करता है, बीच से ऊपर से लेके नीचे तक बॉडी को दो हाफ्स में कट करता है सैगिटल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करें तो ये बॉडी को 90 डिग्री एंगल पे कट करता है, मतलब ये प्लेन जो होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। ये देखो बॉडी को 90 डिग्री पे कट कर रहा है, तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसके अलावा कॉर्नल प्लेन की बात करें तो कॉर्नल प्लेन क्या है, ये बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन में डिवाइड करता है। मतलब अगर हम इस प्लेन की बात करते हैं जो बॉडी को
दो पार्ट्स में एंटीरियर और पोस्टीरियर के फॉर्म में डिवाइड कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, हमारा कोरोनल प्लेन हो जाएगा। इसके अलावा चौथा आता है हमारा लिथोटॉमी पोजीशन। इसमें क्या है, देखिए जो पोजीशन है इंडिविजुअल की वो लाइंग ऑन बैक, मतलब पीठ के बल लेटे हुए की जो पोजीशन होती है उसको लिथोटॉमी पोजीशन हम कहते हैं। ऐसे ही और भी चीजें हैं, जैसे कैविटीज हैं हमारे शरीर की, उनकी बात करें तो कैविटीज कौन कौन सी हैं, तो इसमें एब्डोमिनो पेल्विक है, डोर्सल कैविटी है, वेंट्रल कैविटी है। डोर्सल कैविटी जो पीछे की कैविटी होती है पूरी ये वाली, उसको हम क्या कहते हैं, डोर्सल कैविटी कहते हैं। ये क्रेनियल पार्ट जो होता है इसको हम क्रेनियल कैविटी कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की जो कैविटी होती है उसको स्पाइनल कैविटी, पेल्विक की जो कैविटी होती है उसे पेल्विक कैविटी कहते हैं, थोरैकिक रीजन की कैविटी को थोरैकिक, एंड एब्डोमेन रीजन की एब्डोमिनल कैविटी, और इन दोनों को मिला के एब्डोमेन और पेल्विक कैविटी को मिला के हम क्या नाम देते हैं, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी नाम देते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सेल। सेल के बारे में अभी तक आपने कई बार सुना होगा, पढ़ा भी होगा, तो अब हम सेल के बारे में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। सेल होता क्या है, इसका एक शॉर्ट ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे फुल बुक रिवीजन में कई सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, तो हम यहाँ पर इसका एक देखेंगे। मैं आपको इसके डायग्राम से समझाता हूँ कि इसमें क्या क्या होता है, सेल क्या होता है, सेल कितने टाइप का होता है। तो देखिए सबसे पहले अगर सेल की डेफिनेशन बताएं तो सेल क्या है, सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम दो टाइप्स में, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, दो टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। बिकॉज कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे हम लोग हैं, एनिमल्स हैं, वो क्या है, मल्टी सेलुलर, एक सेल से ज्यादा बने हुए होते हैं, ठीक है। अब जैसे प्लांट्स और ह्यूमंस हैं वो मल्टी सेलुलर हैं, प्रोटोजोआ ईस्ट बैक्टीरिया की बात करें तो वो यूनिसेलुलर होते हैं। अब इसके बेसिस पे कितने सेल्स प्रेजेंट हैं, दो टाइप के सेल्स में क्लासिफाई किया गया है, एक प्रोकैरियोटिक दूसरा यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, इन सेल के पास अपना खुद का वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। वेल डेवलप न्यूक्लियस का मतलब इनका न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या है, अरेकी बैक्टीरिया का नाम आपने सुना होगा। ये अरेकियो बैक्टीरिया, आर्कियो बैक्टीरिया जो होता है ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो बैक्टीरियाज हैं अलग अलग, ठीक है, जैसे इकोलाई है, ठीक है, इकोलाई की बात करो, या फिर अगर हम बात करें पैरासाइट्स की, तो ये सब क्या है, ये सब प्रोकैरियोटिक हैं। बैक्टीरिया जो नॉर्मल बैक्टीरिया है उसकी बात करो तो ये भी क्या है, इसको भी हम किसमें क्लासिफाई कर सकते हैं, इसको भी हम प्रोकैरियोटिक सेल कह सकते हैं। इसके अलावा यूग्लिना नाम सुना होगा आपने, यूग्लिना को भी प्रोकैरियोटिक में ही क्लासिफाई करते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या है, देखिए इनके पास अपना खुद का वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। जैसे कि हमारे अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, वो क्या है, एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। तो उसको उस टाइप की सेल को जिसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है उसको हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, ठीक है। अब इनके कुछ प्रॉपर फंक्शंस है सेल के, देखिए क्या होता है सेल के फंक्शन। तो पहला फंक्शन है ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, जो भी फूड हम यूज कर रहे हैं, फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको कैसे मेटाबोलाइज करना है, कैसे उससे एनर्जी लिबरेट करनी है, वो कौन देखता है, सेल देखता है। इसके अलावा बॉडी की ग्रोथ में भी हेल्प करता है, ठीक है। अब सेल कैसे ग्रो करता है, सेल ग्रो करता है या तो अपना नंबर बढ़ा के या तो अपना साइज बढ़ा के, दो इसके तरीके हैं, ठीक। दूसरा सेल डिवीजन। अब जो ग्रोथ है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सेल डिवीजन के ऊपर। सेल डिवीजन क्या है, सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी इंडिविजुअल के अंदर इन सेल्स की ग्रोथ होती है। एक सेल दो में टूटती है, दो से चार, चार से छह, ऐसे ही ये प्रोसेस चलता जाता है और अल्टीमेटली ये प्रोसेस कहाँ रिजल्ट करता है, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी में रिजल्ट करता है। देन नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस। कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती हैं। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करने के लिए कौन से दो प्रोसेसेस का यूज कर रही हैं, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन। इन दो प्रोसेस का यूज करके प्रोटीन सिंथेसिस करती है। मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट की बात करें तो सेल आपस में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्टेब्लिश करती हैं जिसमें एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर होता है फूड एंड मटेरियल्स का, तो उसे हम सेल ट्रांसपोर्ट कहते हैं, उसमें भी ये हेल्प करता है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ सेल की। तो आते हैं इसके डायग्राम पे और उसी से समझते हैं किस पार्ट का काम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके का ये कौन सा सेल है, अगर हम बात करें आपके पास दो टाइप के सेल थे, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक। तो ये कौन सा टाइप का सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। अब यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल का होते हुए भी अब ये क्या है, यूकैरियोटिक में भी बहुत सारे आते हैं। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, बिकॉज हमें एनिमल फिजियोलॉजी पढ़नी है, ठीक है। तो एनिमल सेल का ये स्ट्रक्चर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्ट्रक्चर कौन सा है तो आप बताओगे एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें ह्यूमन सेल में होता क्या क्या है। देखिए सबसे पहले ह्यूमन सेल की बात करें, सबसे पहला है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ये एक आउटर कवरिंग होती है जो कि सेल को क्या करती है,
सेल के कंटेंट्स को, सेल की चीजें हैं, ऑर्गेनल्स हैं, उसको होल्ड किए रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है इसकी चीजों को होल्ड करना। इसके अलावा तो हम यहाँ पे लिखते चलते हैं। तो पहला है स्ट्रक्चर मेंटेनेंस, ठीक है। दूसरा है ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना, ठीक है। किसके ट्रांसपोर्ट में? प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स के, ठीक। अब ये बनी कैसे होती है? देखिए, ये इसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। फॉस्फोलिपिड जो ये मेम्ब्रेन जो है, ये बाइलेयर लिपिड मेम्ब्रेन है, बाइलिपिड लेयर मेम्ब्रेन। इसके अंदर दो क्या होते हैं? लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। किसकी? फॉस्फोलिपिड की। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। देखिए यहाँ पर, ये इस तरीके से यहाँ पर एक लेयर होती है, ठीक। दूसरी लेयर यहाँ नीचे से होगी, और ये क्या करता है? एक बाई लेयर बनाता है। देखिए यहाँ पे दो लेयर हो गई, तो ये एक बाइलिपिड लेयर मेम्ब्रेन बनाया है, जो कि क्या करता है? ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है चीजों की आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर लाइन से चलते हैं, तो वैक्यूल की बात करते हैं। वैक्यूल एनिमल सेल में कहीं कहीं पे प्रेजेंट होता है, सारी सेल्स में नहीं होता। वैक्यूल एम्प्टी स्पेसेस होती हैं जिसमें सेल अपना वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोमैटिन की। तो क्रोमैटिन क्या है? क्रोमैटिन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। देन न्यूक्लियस की बात करें तो जैसे हमारे पास हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए माइंड होता है, ब्रेन होता है, उसी तरीके से सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए कौन है हमारे पास? न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस सेल के सारे फंक्शंस, मतलब मेटाबॉलिज्म की बात करो, चाहे सेल डिवीजन की बात करो, चाहे सेल डेथ की बात करो, ठीक है, ये सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल करने में कौन हेल्प करता है? हमें न्यूक्लियस करता है। इसके अलावा ये जो जेनेटिक डेटा को स्टोर करने के लिए भी जो जेनेटिक डेटा होता है सेल का, वो कौन स्टोर करता है? वो ये न्यूक्लियस ही स्टोर करता है। न्यूक्लियस के बीच में ये जो आप डार्क स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसका नाम होता है न्यूक्लियोलस, ठीक। तो ये न्यूक्लियोलस क्या करता है? ये जनरली डीएनए और आरएनए के डेटा को, डीएनए या फिर आरएनए जो भी होता है, उसको अपने अंदर स्टोर करता है और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है राइबोसोम। राइबोसोम की अगर हम बात करें तो राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल होते हैं। ये क्या करते हैं? प्रोटीन्स का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स का प्रोडक्शन करते हैं। ये प्रोटीन्स का प्रोडक्शन क्यों करते हैं? बिकॉज सेल में कोई भी सिग्नलिंग पाथवे है, कोई भी प्रोसेस चल रहा है, तो उसको वो करेगा, कौन इसको इसके लिए प्रोटीन्स प्रोड्यूस करेगा, मैसेंजर्स प्रोड्यूस करेगा, वो काम है राइबोसोम का। तो राइबोसोम ये काम करते हैं, और ये फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, इस तरीके से फ्री स्टेट में, उस तरीके से भी पाए जाते हैं। नहीं तो एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे भी बाउंड पाए जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं सारे, ये क्या है? ये यहाँ पर जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर है खुरदरा सा, यही यहाँ पे राइबोसोम्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को हम एक चीज और कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या नाम देते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। ये पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं इसे? बिकॉज ये पूरे सेल के लिए एनर्जी जनरेट करती है, ठीक है। इसके अंदर कुछ विलाई टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिससे ये क्या करता है? इन सब्सटेंसेस को अपने अंदर अब्सॉर्ब करता है, उसको मेटाबोलाइज करता है, और क्या करता है? यहाँ पे फर्दर एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है हमारे सेल को। देन गोल्जी बॉडी की बात करें। गोल्जी बॉडी क्या है? गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी काय अगर हम उसे कहें, गोल्जी बॉडी का फंक्शन होता है, जो भी यहाँ ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम जो प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं, उसको ये गोल्जी बॉडी स्टोर करती है। कैसे स्टोर करती है? ये वेसिकल्स के फॉर्म में इनको अपने अंदर स्टोर करती है। वेसिकल मतलब झिल्ली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनके अंदर उसके अंदर प्रोटीन्स को स्टोर करती है। और जब जरूरत पड़ती है, मतलब कोई अगर इंपल्स आती है, तो उस इंपल्स के रिस्पॉन्स में जो प्रोटीन्स रिलीज करने हैं, उसको सेलेक्ट करके उन प्रोटीन्स को रिलीज करने में हेल्प करती है, ठीक। देन लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम को सेल का सबसे खतरनाक कंपोनेंट माना जाता है। बिकॉज ये क्या करता है? ये एनर्जी के डेफिशिएंसी में, मतलब जब सेल के पास एनर्जी नहीं होती है, ये सेल को ही खा जाता है। इसलिए इसको एक और नाम दिया जाता है, सुसाइड बैग ऑफ सेल, ठीक है। मतलब जब सेल के पास एनर्जी नहीं होगी, तो ये क्या करेगा? सेल को ही कंज्यूम करेगा। अच्छा, वो कैसे करता है? देखिए, लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि जिनका पीएच बहुत ही कम होता है, मतलब एसिडिक नेचर के होते हैं। तो वो क्या करते हैं? जनरली जो उसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, वो एंजाइम्स जनरली वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्लीन करने के लिए होते हैं। बट इन केस जब सेल के पास एनर्जी नहीं होती है, तो लाइसोसोम क्या करता है? अपने एंजाइम्स को रिलीज करता है। रिलीज करने के बाद में वो सारे धीरे धीरे इन ऑर्गेनल्स को, जितने भी ऑर्गेनल्स यहाँ दिख रहे हैं, उनको खाना शुरू कर देता है। और क्या बनाता है यहाँ पे? क्या करता है? सेल को अब डेड की कंडीशन में लाके छोड़ देता है। देन सेंट्रियोल की बात करें। सेंट्रियोल क्या है? सेंट्रियोल ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, अगर हम सेंट्रियोल की बात कर रहे हैं,
तो ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं सेल डिवीजन में जो होते फ्री फॉर्म में है न्यूक्लियस के पास, लेकिन इनका काम सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्या करते हैं, सेल डिवीजन को इनिशिएट कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये इनिशिएट कराते हैं सेल डिवीजन को। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियर पोर्स की। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सबसे पहले ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो ये पोर्स आपको दिख रहे हैं, जो ये स्पेसेस दिख रही हैं, ये क्या है, ये न्यूक्लियर पोर कहे जाते हैं। ये किस लिए जरूरी है, मान लीजिए ये न्यूक्लियोलस के पास में डीएनए आरएनए जाना है तो वो कैसे जाएगा, अगर ये मेम्ब्रेन पूरा स्टिफ रहेगा, ये वाला पूरा बंद रहेगा, तो इसके पास कुछ भी डेटा नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पर को पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इन पोर्स के थ्रू ही क्या होता है, यहाँ से डेटा अंदर जाता है या फिर कोई भी सब्सटेंस बाहर आता है। पॉलीराइबोसोम की बात करें तो जब कई सारे राइबोसोम का एक झुंड एक ही जगह इकट्ठा होता है तो उसे पॉलीराइबोसोम कहते हैं। इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो टॉपिक्स ये हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, बेसिकली जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सेल के बाहर प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सिंथेसाइज करता है, और इसके द्वारा प्रोड्यूस किए गए जो प्रोटीन्स हैं उसको स्टोर कौन करेगा, गोल्जी बॉडी करेगा। वहीं पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक की बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक क्या करता है, ये इसकी तरह प्रोटीन्स प्रोड्यूस नहीं करता, ये जनरली स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और इसके अलावा सिक्रीशन करता है कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस की जो कि सेल के लिए नेसेसरी हैं। ठीक, तो ये था सेल के बारे में। यहाँ पर अगर आपको इसको डीप में पढ़ना है, ये एक ब्रीफ इंट्रो था पूरे सेल का, आपको डीप में पढ़ना है तो आप हमारी बुक में वो पढ़ सकते हैं, जिसको आप परचेज करिए और इस टॉपिक को पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हम उस पे आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टिश्यू। सेल में जितना आपको बताया वो उतना ही था, अब हम आते हैं टिश्यू पे। तो टिश्यू क्या है, देखिए टिश्यू को अगर हम डिफाइन करते हैं तो टिश्यू हमारे क्या होते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनका एक सिमिलर फंक्शन होता है। मतलब जब कई सारे एक टाइप के काम करने वाले सेल्स एक पास इकट्ठा कर दिए जाते हैं तो उन्हें हम टिश्यू कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमारी बॉडी में डाइजेशन है, डाइजेशन के लिए जो सेल्स हैं वो एक ही जगह इकट्ठा हो जाएं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव टिश्यूज कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्या है, कई सारे ऐसे सेल्स हैं जो एक ही फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, जब उनको एक साथ रख दिया गया तो वो क्या हो गया, टिश्यू हो गया। ठीक है, डेफिनेशन देखिए, टिश्यू आर अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ सेल जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होता है उन्हें ही हम टिश्यू कहते हैं। ठीक, अब टिश्यू जो है वो बॉडी के हर पार्ट में प्रेजेंट होता है। अब अगर इसका क्लासिफिकेशन देखें, इसमें आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इसका क्लासिफिकेशन। तो हम बिना देर किए इसका क्लासिफिकेशन ही देखते हैं कि होता क्या है टिश्यू। तो टिश्यू देखिए, जनरली बताया मैंने, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स में सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शन। तो अब यहां पर हम देखेंगे कितने टाइप के टिश्यू होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की। ये सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यू है, ये आपसे पूछा जाता है। तो इसमें देखिए क्या है, कवरिंग एपिथेलियल आता है जिसमें स्मूथ, कार्डियक और स्केलेटल कवरिंग एपिथेलियल आता है। कवरिंग एपिथेलियल के अंदर फिर यहाँ पे सिंपल टिश्यू है, सिंपल के अंदर फिर फर्दर चार हैं, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर और सिंपल सिलिएटेड। फिर आता है कंपाउंड टिश्यू। इसके बाद तीसरा टाइप आता है स्ट्रेटिफाइड टिश्यू। तो इसमें आएगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, इसमें भी दो होते हैं, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। ठीक, देन आता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। देन हम बात करते हैं इसके अलावा जो टिश्यूज हैं, तो उसमें आता है ट्रांसलेशनल टिश्यू, न्यूरोसेंसरी टिश्यू, पिगमेंटल टिश्यू। ठीक, और भी हैं एपिथेलियल के अंदर, तो उसमें है ग्लैंडुलर टिश्यू या फिर सेक्रेटरी टिश्यू, जिसमें एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन आते हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन टिश्यू। अब एक्सोक्राइन के अंदर एपोक्राइन, होलोक्राइन और मेरोक्राइन, ये सारे टिश्यूज आते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। तो यहाँ पे है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू मसल से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे तीन टाइप की मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल। मतलब ऐसी मसल, एक जो स्मूथ मसल्स होती हैं नॉर्मल प्रेजेंट है, कार्डियक मसल मतलब जो हार्ट के लिए प्रोग्राम्ड मसल्स हैं, इसके अलावा स्केलेटल मसल जो हमारे स्केलेटल सिस्टम को मेंटेन करती हैं। देन आते हैं कनेक्टिव टिश्यू पे। तो कनेक्टिव टिश्यू दो से तीन टाइप का है। एक है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जिसके अंदर लूज फाइब्रस आता है, एडिपोज आता है, रेडिकुलर आता है और डेंस आता है। फिर बोन की बात करें तो कॉम्पैक्ट बोन और कैंसलस बोन दो आती हैं। हाइलिन कार्टिलेज की बात करें तो तीन टाइप के यहाँ कार्टिलेज हैं, हाइलिन, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ब्लड, आपका एक कनेक्टिव टिश्यू है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू की बात करें तो ये न्यूरोनल सिस्टम में हेल्प करती है, इसमें न्यूरॉन आता है और ग्लायल सेल्स आते हैं। अब हम देखेंगे कि जो दो इंपॉर्टेंट हैं इसके जो ज्यादा पूछे जाते हैं उसके बारे में, मतलब नर्वस टिश्यू के बारे में और एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। उससे पहले हम फंक्शंस कवर करते हैं कि होता क्या है फंक्शन। तो सिक्रीशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस या फिर रासायनिक पदार्थों का स्राव,
इन जो सिंथेसिस है या फिर सिक्रीशन है केमिकल सब्सटेंसेस की, जैसे एंजाइम है, हार्मोन्स हैं या फिर लुब्रिकेटिंग फ्लूइड्स हैं, उनको बनाने में हेल्प करते हैं। देन रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ये स्मूथ मसल्स जो होती हैं क्या करती हैं, इंटरलॉक्ड होती हैं एक दूसरे से और फ्रिक्शन को रिड्यूस करती हैं, ब्लड वेसल और ब्लड फ्लो के बीच का जो फ्रिक्शन होता है उसको कम करती हैं। देन प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, बॉडी की हीट को प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करता है। एसिड बेस बैलेंस में हेल्प करता है और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देन यहाँ पर अब हम देखेंगे एपिथेलियल सेल्स के बारे में। तो इसका आपको मैंने ऊपर क्या बता दिया है, क्लासिफिकेशन बता दिया है। तो यहाँ पर एपिथेलियल सेल्स क्या होती हैं, एपिथेलियल सेल्स के बारे में आपको पढ़ना है तो आप हमारी बुक से डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। इसका जो फिर नेक्स्ट जो इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम उसको डिस्कस कवर करते हैं, वो है नर्वस टिश्यू। ठीक है, नर्वस टिश्यू में क्या है, देखिए यहाँ पर आपको पढ़ना है नर्वस टिश्यू होता क्या है। तो कई सारी नर्व सेल्स जब एक पास इकट्ठा होके एक मास ऑफ सेल फॉर्म करती हैं, टिश्यू फॉर्म करती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, नर्वस टिश्यू कहते हैं। ठीक, देखिए नर्व इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बाउंडेड विद मैनी नर्व सेल फाइबर्स और न्यूरॉन्स। ठीक है, इसको हिंदी में समझे, तंत्रिका कई तंत्रिका कोशियां कोशिका तंतुओं या न्यूरॉन से घिरे संयोजी उत्तकों से बनी होती हैं। तंत्रिका एक बहुत घने संयोजी उत्तक आवरण से घिरी होती है जिसे एपिन्यूरियम कहा जाता है। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें इसकी कि ये है क्या नर्वस टिश्यू, तो जनरली बस इतना लिखना है आपको कि नर्वस टिश्यू वो टिश्यू है जो न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। अब हम न्यूरॉन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए न्यूरॉन का कैसा होता है। ठीक, तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है। ये आपसे पूछा जाए तो आपको स्ट्रक्चर बनाना मैंडेटरी है। सबसे पहले यहाँ पे जो आपको ये ब्रांचेस दिख रही हैं ये वाली, इसको हम कहते हैं डेंड्राइट। ठीक है, डेंड्राइट क्या करते हैं, एक सेल को दूसरे नर्व सेल से जोड़ते हैं और सिग्नल ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। फिर सेल मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक, ये पूरी यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है नर्व सेल की। ठीक, देन नेक्स्ट हमारी आती है सेल बॉडी, जो ये पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, सेल बॉडी के नाम से जानते हैं। देन इसके पास भी अपना न्यूक्लियस होता है, तो ये न्यूक्लियस हो गया। देन न्यूक्लियस के अंदर एक निसल बॉडी प्रेजेंट होती है, उसके अंदर न्यूरोफिब्रिल्स हैं। ठीक, देन नेक्स्ट हम देखें, अब यहां से इसका दूसरा पार्ट शुरू होता है जिसमें आता है एक्सॉन। तो ये जो सीधे बिल्कुल एकदम लाइन गई हुई है हमारे डायग्राम में, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं नर्व सेल की। ठीक, इस नर्व सेल में यहाँ पर जो ये शीट है इसमें क्या है, ये सेल्स के टाइप में प्रेजेंट होते हैं, तो ये श्वान सेल्स कही जाती हैं और इसमें एक न्यूक्लियस होता है, तो ये क्या हो जाता है, न्यूक्लियस ऑफ श्वान सेल। देन ऐसे ही जो ये शीट कवर कर रही है इस एक्सॉन को, उसको हम कहते हैं माइलिन शीट। ये नर्व सेल को प्रोटेक्ट करती है और जो इनके बीच दो ये जो श्वान सेल्स हैं इनके बीच की जो गैपिंग है, मतलब ये जो एक है ये दो है, इसके बीच की जो ये गैपिंग है इसे हम कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा क्या है, न्यूरोलेमा, जो फ्लूइड इसके अंदर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर क्या है, पोर्शन ऑफ एक्सॉन कट आउट टू इंडिकेट ग्रेट लेंथ, लेंथ को बताने के लिए ये क्या है, एक कट बताया गया है, एक्सॉन कट। फिर नीचे हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, ये देखिए दूसरा टिश्यू है। ठीक, इफेक्टर मसल है, मतलब वो पार्ट जो मसल से जुड़ा रहता है, तो ये इफेक्टर मसल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक्सॉन इसमें भी होती है, टर्मिनल ब्रांचेस हैं ये एक्सॉन की जो टिश्यू से जुड़ी हुई हैं। इम्पल्स कहाँ से फ्लो करती है, देखिए अगर इम्पल्स की बात करें, मैसेज की बात करें, तो ये डेंड्राइट्स क्या करेंगी, इसको रिसीव करेंगी, रिसीव करके सेल बॉडी पे जाते हुए ये एक्सॉन के थ्रू होते हुए ये क्या करेगी, एक्सॉन के ये जो माइलिन शीट है इससे होते हुए कहाँ पे पहुंचेगी, इफेक्टर मसल पे ये पहुंचेगी। ठीक, तो ये नर्व सेल के बारे में था। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके फंक्शंस क्या होते हैं नर्व सेल के। तो अगर टाइप्स की बात करें तो दो टाइप का होता है, एक सेंसरी मोटर और एक और होता है इंटरन्यूरॉन। ठीक है, तीन टाइप का ये होता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम अपना अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है चैप्टर 4। चैप्टर 4 में आता है हमारा ओसियस सिस्टम, या फिर इसको हम कहते हैं अस्थि तंत्र। ठीक है, ओसियस सिस्टम में हम सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है ह्यूमन स्केलेटन, यही आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। स्केलेटन सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है, स्केलेटन सिस्टम को कितने टाइप के होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, देन इसका स्ट्रक्चर आप याद कर लीजिएगा, स्ट्रक्चर आपसे इसका पूछा जाता है। तो हम इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। अब पहले देखते हैं ह्यूमन स्केलेटन है क्या। तो स्केलेटन को अगर डिफाइन करें तो स्केलेटन एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें कई सारी बोन्स ज्वाइन होके क्या बनाती हैं, एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जो कि बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये हमें सीधे खड़े रहने में, चलने में या फिर किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि स्केलेटन दिखता कैसा है। तो स्केलेटन का पूरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, अभी और नीचे है, मैं अभी वो भी स्क्रॉल करके दिखा दूंगा। तो हम यहाँ से डिस्कस करते चलते हैं कि स्केलेटन होता कितना क्या है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स है। तो देखिए सबसे पहले ऊपर जो ये पार्ट है इसको हम कहते हैं स्कल। ठीक है, ऊपर का जो ये पार्ट है इसे हम कहते हैं स्कल, फेस का यहाँ तक का जो पार्ट है इसे स्कल कहते हैं। ये हमारा रिबकेज होता है, ये हैंड्स के बोन्स होती हैं। देन ये पेल्विस है,
ठीक है, ऐसे ही आर्म्स हैं। अब हम इनके जो पार्ट्स हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो ये बोन आती है इसको हम कहते हैं पैराइटल बोन। देन आता है ऑसिपिटल बोन, टेम्पोरल बोन, मैक्सिला, मैंडिबल, शोल्डर बोन को हम कहते हैं क्लेविकल। इसके नीचे जो बोन दी हुई है शोल्डर बोन के नीचे उसको हम स्कैपुला कहते हैं। देन हमारे हैंड की जो आर्म की जो बोन है उसको हम ह्यूमरस कहते हैं। ऐसे ही जो ये रिब केज को पेल्विस से जोड़ने वाली बोन है उसको हम लंबर वर्टिब्रा कहते हैं। जो हैंड की मतलब फ्रंट हैंड की जो बोन्स होती हैं उनको हम अल्ना कहते हैं और दूसरी बोन को हम रेडियस कहते हैं। इसके अलावा पेल्विस गर्डल की बात करें तो यहाँ इलियम प्रेजेंट है, सैक्रम प्रेजेंट है और कॉकेक्स प्रेजेंट है। जो फिंगर जो हमारा हाथ होता है, जो हमारा ये रिस्ट है, रिस्ट के नीचे का पार्ट, इसमें जो ये पार्ट है इसको हम कार्पल बोन्स कहते हैं। देन जो हमारी कार्पल बोन इसके बाद की ये वाली बोन्स होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल बोन कहते हैं। और जो हमारे ये चीजें हैं, मतलब जो ये चीजें आप देख रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं फैलेंजेस या फिर फिंगर्स। ठीक है, फैलेंजेस और फिंगर। ऐसे ही फिर हम इधर देखते हैं तो इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, इस पूरे पार्ट को हम रिब केज कहते हैं। रिब केज के अंदर स्टर्नम आता है, कोस्टल कार्टिलेज आता है और रिब्स आते हैं। ठीक, देन नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें। नेक्स्ट जो और पार्ट्स हैं वो देखेंगे अब नीचे चलते हुए। तो यहाँ पर हमने मेटाकार्पल बोन्स की बात कर ली, फैलेंजेस की बात कर ली। फिर ये जो लेग की बोन आई हुई है यहाँ पर इसको हम फीमर कहते हैं, ये सबसे बड़ी बोन होती है बॉडी की। देन पैटेला है, जो दो जॉइंट्स के बीच में ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको हम पैटेला कहते हैं। देन जो हमारी लोअर लेग का जो बोन है उसको हम टीबिया और फ्यूबुला कहते हैं। दो बोन्स प्रेजेंट होती हैं, एक को टीबिया दूसरे को फ्यूबुला कहते हैं। फिर जो हमारे लेग का ये वाला पार्ट है जिसको जो पंजा है लेग का, उसको हम उसका जो ये पार्ट है इसको हम कहते हैं टार्सल बोन। उसके नीचे मेटाटार्सल बोन पड़ी है और फिर यहाँ पर भी क्या है, फैलेंजेस प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्या है, ये एंटीरियर व्यू किसका है, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का। ठीक है, देन हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो स्केलेटन सिस्टम को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, एक एक्सियल स्केलेटन और एक अपेंडिकुलर स्केलेटन। रिब्स के जो अपेंडिक्स के ऊपर का पार्ट होता है या फिर कह लो जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है पूरा, ये आता है हमारा किसमें, ये आता है एक्सियल स्केलेटन में। और यहाँ से जो नीचे का पार्ट है वो पूरा किसमें आता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है। तो हम पहले एक्सियल की बात करते हैं। तो एक्सियल में क्या है देखिए, एक्सियल में दो, एक्सियल को भी फर्दर 2 से 3 टाइप में कैटेगराइज किया गया। एक है स्कल, दूसरा है वर्टिब्रा, ठीक है, देन तीसरा है रिब केज। ठीक है, तीसरा है यहाँ पे रिब केज। अब इसमें क्या आता है देखिए, यहाँ पे स्कल में क्रेनियम आता है, फेस आता है, ईयर ऑसिकल आता है और हॉइड बोन आता है। क्रेनियम में फिर और बोन्स है, फ्रंटल बोन है, पैराइटल है, ऑसिपिटल है, टेम्पोरल, स्फेनॉइड, एथमॉइड, ये बोन्स है। ईयर ऑसिकल की बात करें तो यहाँ जाइगोमैटिक है, मैक्सिला है, नेजल, लैक्राइमल, वोमर, पैलेटाइन, इंफीरियर नेजल कॉन्का और मैंडिबल, ये सारी बोन्स यहाँ प्रेजेंट हैं। स्टर्नम और रिब्स की बात करें, रिब केज की बात करें तो यहाँ पर स्टर्नम और रिब्स दो हैं, ठीक है, जिसमें एक बोन स्टर्नम की है और 12 बोन्स रिब्स की हैं। वर्टिब्रे की बात करें तो वर्टिब्रे में सर्वाइकल वर्टिब्रे, थोरैकिक, लंबर, सैक्रल, कॉकेक्स, ये सारे टाइप के वर्टिब्रा प्रेजेंट होते हैं। देन अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें तो इसमें 126 बोन्स होती हैं, जिसमें थोरैकिक केज यहाँ पर जो है इसमें 25 बोन्स इन्होंने काउंट की हैं। देन हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं जो ये अपेंडिकुलर स्केलेटन आया है, देखिए यहाँ पे पेक्टोरल गर्डल है इसमें, उसमें क्लेविकल और स्कैपुला दो टाइप की बोन्स हैं। देन अपर एक्सट्रीमिटी में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस, ये सारी बोन्स हैं। देन पेल्विक गर्डल आता है, ठीक। देन लोअर एक्सट्रीमिटी बोन्स आती हैं जिसमें फीमर, पेटेला, टिबिया, फ्यूबुला और टार्सल बोन्स आती हैं। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है किसका, अपेंडिकुलर और एक्सियल स्केलेटन का। फिर हम फंक्शंस देखें तो फंक्शंस क्या है, फंक्शंस है सबसे पहले शेप एंड सपोर्ट, फंक्शंस है सबसे पहले शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करना, दूसरा है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना किसे, डिफरेंट ऑर्गन्स को, जैसे ब्रेन, आई है उसको, स्पाइनल कॉर्ड को, लंग्स एंड हार्ट को, इन सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। देन नेक्स्ट मूवमेंट में हेल्प करता है और एसिड बेस बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। देन मिनरल स्टोरेज में, बोन ब्लड प्रोडक्शन और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस में भी ये हेल्प करता है। सो हम देखते हैं अपना अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है जॉइंट्स। देखो जॉइंट्स को अगर हम डिफाइन करें तो क्या होगा, जॉइंट्स की डेफिनेशन ये है कि जब दो हड्डियां एक जगह जुड़ती हैं तो जुड़ने की वजह से जो वहां कैविटी बनती है उसे हम क्या कहते हैं, जॉइंट कहते हैं। ठीक है, या फिर एक ऐसी जगह जहां पर दो या दो से ज्यादा बोन मिलके
क्या करती हैं, एक पर्टिकुलर मूवमेंट कराती हैं, उसको हम जॉइंट कहते हैं। हिंदी में समझें तो वह स्थान जहां पर दो या दो से अधिक हड्डियां गति करने के लिए जुड़ी होती हैं उसे जोड़ या संधि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये दो टाइप का होता है, मूवेबल एंड नॉन मूवेबल जॉइंट। अब मूवेबल जॉइंट्स जो है वही क्या करते हैं, सिर्फ इस मूवमेंट को अलाउ करते हैं, और जो नॉन मूवेबल है या इमूवेबल जॉइंट्स हैं वो इस मूवमेंट को अलाउ नहीं करते। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल दें तो स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट जो है वो किस पे डिपेंडेंट होता है। ठीक, अगर जॉइंट का एग्जांपल दें तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जो हमारे एल्बो में प्रेजेंट है, लेग्स में प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का मूवमेंट हमको चाहिए उस टाइप के ऊपर ही वो जॉइंट बना होता है। लाइक अगर हम हैंड मूवमेंट देखें तो हैंड मूवमेंट क्या है, एक इस टाइप का है कि जैसे दरवाजा खोलते हो तो वो या तो अंदर को खुलेगा या तो बाहर को। वैसे ही अगर यहाँ के जॉइंट की बात कर रहे हैं हम तो या तो ये आगे भी हो सकता है या पीछे हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर हाइंग जॉइंट प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें क्या कहते हैं अपने शोल्डर जॉइंट की, तो शोल्डर जॉइंट को, शोल्डर को हम चारों तरफ घुमाते हैं, हाथ को चारों तरफ घुमा सकते हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो जॉइंट प्रेजेंट है वो इसको फ्री मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो ये इसको चारों तरफ घुमाने में हेल्प करता है। वहां पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट है, तो स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंड करता है बेसिकली कि किस टाइप का मूवमेंट उस प्लेस पे होना है। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स में यहाँ पे देखिए पहला फंक्शनल क्लासिफिकेशन है। पहला फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, फंक्शनली जो जॉइंट्स हैं उनको 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, कितना मोबिलिटी वो प्रोवाइड करते हैं। इसमें पहला है साइन आर्थरोसिस। ठीक, ये एक इमूवेबल जॉइंट है। ठीक, क्या नाम है, साइन आर्थरोसिस। ठीक है, इमूवेबल जॉइंट है, ये कोई मोबिलिटी नहीं देता। कहाँ पे प्रेजेंट है, क्रीनियल सूचर्स में एडल्ट्स में, और प्राइमरी कार्टिलेज में, कहाँ पे, ग्रोइंग चिल्ड्रन में। ठीक है, इसके अलावा एम्फी आर्थरोसिस है जिसमें स्लाइड मूवेबल जॉइंट होता है और कुछ डिग्री ऑफ मोबिलिटी ये प्रोवाइड करता है, बहुत मिनिमम मोबिलिटी। लाइक अगर हम अपने गर्दन को इधर उधर करते हैं तो ये एक स्लाइट मूवमेंट है, ये पूरा मूवमेंट नहीं है। तो जब पूरा मूवमेंट नहीं है तो ये कौन सा जॉइंट हो गया, ये एम्फी आर्थरोसिस हो गया। देन डाई आर्थरोसिस की बात करें तो यहाँ पे फ्रीली मूवेबल जॉइंट, ये पूरी मोबिलिटी प्रोवाइड करता है और मैक्सिमम डिग्री ऑफ मोबिलिटी इसमें हमें देखने को मिलती है। देन यहाँ पर आता है साइनोवियल जॉइंट, इसका एक एग्जांपल है कि साइनोवियल जॉइंट में ये चीज हमें देखने को मिलेगी। देन हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की, तो यहाँ 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा फाइब्रस जॉइंट, दूसरा होता है कार्टिलेजिनस, और तीसरा होता है साइनोवियल जॉइंट। अब फाइब्रस की बात करें तो फाइब्रस जॉइंट जो है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये बहुत ही कम या फिर ना के बराबर मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं दूसरे टाइप के जॉइंट पे, कार्टिलेजिनस जॉइंट। नेक्स्ट हम आते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट पे, तो इसमें प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है। ठीक है, जिसमें फीचर्स होते हैं कुछ इसके, जैसे क्या है, बोन्स इसमें क्या होती है, ज्वाइन होती है बाय अ प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, जैसे कि बेसिस स्फेनॉइड और बेसियोसिपुट है। इसमें जो क्या कहते हैं, इसमें जो जॉइंट प्रेजेंट है वो कौन सा है, उसमें प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है। ऐसे ही सेकेंडरी है, टर्शरी है। सेकेंडरी कार्टिलेजिनस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनवर्टिब्रल डिस्क में प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा जो हमारा अगला टाइप है साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट की बात करें तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं, डाई आर्थ्राइड। साइनोवियल जॉइंट की बात करें तो साइनोवियल जॉइंट एक नाम से और जाता है, डाई आर्थ्राइडल जॉइंट के नाम से। ठीक है, ये जॉइंट्स फ्री मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये जॉइंट्स जहां पे प्रेजेंट हैं वहां पे पूरा मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मूवमेंट एक या दो डायरेक्शन में होगा, बल्कि 3D या फिर ऑल डायमेंशन का डायरेक्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये जो जॉइंट है इनके बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ठीक, ये फ्लूइड क्या करता है, दोनों बोन्स के बीच में जो है फ्रिक्शन हो रहा है उसको प्रिवेंट करता रहता है। ठीक, इसके अलावा इन जॉइंट्स को हम इसलिए क्या कहते हैं, साइनोवियल जॉइंट कहते हैं। ठीक है, फिर फर्दर इसके जो टाइप्स हैं वो आप पढ़ लीजिएगा, बुक में दिए हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम मूवमेंट ऑफ जॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से मूवमेंट जॉइंट में होते हैं। ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग का मतलब फिसलने वाला जॉइंट। ठीक है, जैसे कि ये सिंपलेस्ट मोशन होता है जो दो एडजेसेंट सर्फेसेस के बीच में होता है। ये कब होता है, जब एक बोन दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती है। ठीक, एक बोन दूसरे के ऊपर क्या करती है, ग्लाइड करती है, तब ये टाइप का मूवमेंट होता है। एंगुलर मूवमेंट की बात करें तो इस मूवमेंट में दोनों बोन्स क्या कर रहे होंगे, जो ज्वाइंट है वो एक सर्टेन एंगल पे ही अपना मूवमेंट शो कर रहा होगा। देन एक या फिर एक सर्टेन एंगल तक ही अपना मूवमेंट शो करेगा। देन हम बात करते हैं रोटेशन की, तो ये जनरली साइनोवियल जॉइंट्स के केस में होता है कि ये पूरा रोटेशन या फिर पूरा हाथ इसमें या फिर पूरा वो पर्टिकुलर पार्ट घूम जाए। देन सरकमडक्शन, इसमें ये मूवमेंट भी 360 डिग्री के लिए है कि 360 डिग्री में मूवमेंट हो रहा हो।
देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा चैप्टर 5 है, जो कि है हीमोपोइटिक सिस्टम। हीमोपोइटिक सिस्टम की बात करें तो एक ऐसा सिस्टम जो ब्लड से जुड़े हुए सारे या फिर ब्लड के कंपोनेंट से जुड़े हुए सारे फंक्शंस को मैनेज करता है, या जो ब्लड और उसके ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, हीमोपोइटिक सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब ब्लड की बात करें तो ब्लड क्या है, ब्लड को अगर हम डिफाइन करें तो ब्लड एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये ब्लड जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये क्या करता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को कनेक्ट कर रहा है। कैसे, ये सारे पार्ट्स के पास में ऑक्सीजन ले जाता है, फूड मटेरियल ले जाता है, इसलिए इसे हम एक कनेक्टिव टिश्यू के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके डेफिनेशन क्या है कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि क्या कर रहा है, वाइटल रोल प्ले कर रहा है किसमें, कई सारे प्रोसेसेस में, और प्रोटेक्ट कर रहा है बॉडी को अगेंस्ट वेरियस डिसीजेस, कई सारी डिसीजेस के अगेंस्ट क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट भी कर रहा है। इसकी स्टडी, जो ब्लड की स्टडी है, वो एक स्पेसिफिक अपने अलग ब्रांच में होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हिमेटोलॉजी कहते हैं, जो कि किससे डील करती है, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू और ब्लड डिसऑर्डर्स, इनसे ही डील करती है। ठीक, अब इसके कंपोजिशन की बात करें तो ब्लड में होता क्या क्या है, वो हम इस चार्ट से समझेंगे। तो देखिए ब्लड से अगर ब्लड में जो जो चीजें हैं उसको समझने के लिए चार्ट देखिए जो यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें क्या है, ब्लड है। ब्लड के परसेंटेज बाय वेट में ये सारे मेजरमेंट है। ठीक है, परसेंटेज बाय वेट में। तो ब्लड के दो कंपोनेंट से, सबसे पहले एक है प्लाज्मा, दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, 55% प्लाज्मा है और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। देन हम बात करें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा में परसेंटेज बाय वेट कितने सब्सटेंसेस कौन कौन से प्रेजेंट है, तो प्रोटीन 7% प्रेजेंट है, वाटर 91% प्रेजेंट है, और अदर सॉल्यूट्स 2% यहाँ पर प्रेजेंट है। प्रोटीन्स में भी अगर हम बात करें तो सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी में एल्ब्यूमिन है, देन ग्लोबुलिन है, एंड देन फिब्रिनोजिन यहाँ पर प्रेजेंट है। वहीं पे अगर हम बात करें फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, जो 45% प्रेजेंट है, जिनका पार्ट 45% है, वो क्या करते हैं, ये पर क्यूबिक एमएम में इनका मेजरमेंट है। तो इसके तीन पार्ट्स होते हैं, एक डब्ल्यूबीसी इसमें प्रेजेंट होता है, आरबीसी होता है, और प्लेटलेट्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। डब्ल्यूबीसी जो होती है 7000 पर मिलीमीटर क्यूब की क्वांटिटी में है, आरबीसी 6.2 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब में है, और प्लेटलेट 3,75,000 पर मिलीमीटर क्यूब के हिसाब से प्रेजेंट होती हैं। अब हम बात करें ब्लड प्लाज्मा की, तो देखिए ब्लड प्लाज्मा में क्या होता है, जो 55% ब्लड है उसमें 2 से 3 लीटर वो क्या है, 2 से 3 लीटर ब्लड होता है, किसका, एक ह्यूमन का। ठीक, ब्लड प्लाज्मा में 92% वाटर प्रेजेंट होता है, 8 to 10% के बीच में प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और जो अदर ट्रेस सब्सटेंसेस हैं जैसे आयंस हैं, मिनरल्स हैं, वो बहुत ही ट्रेस अमाउंट में, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होते हैं। ठीक, अगर कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा की बात करो तो यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है, मैंने बताया आपको, प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट है, जैसे कि एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, फिब्रिनोजिन है, ये सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा कई सारे और प्रोटीन्स के अलावा भी कई सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, जिनके अपने फंक्शंस होते हैं। देन नेक्स्ट है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर फॉर्म्ड एलिमेंट्स मैंने आपको बताया 3 टाइप के होते हैं। एक होता है एरिथ्रोसाइट मतलब रेड ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी, एंड थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स। अब यहाँ पर देखिए ये स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ये प्लेटलेट है, ये हमारी डब्ल्यूबीसीज हैं, एंड ये हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल की बात करें तो रेड ब्लड सेल क्या होता है, ये बोन मैरो में बनता है, और रेड ब्लड सेल को दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, हम एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये हमारे जो इरिथ्रोसाइट सेल है, ये उसका स्ट्रक्चर है। एक इरिथ्रोसाइट सेल इस तरीके से दिखती है। अब इरिथ्रोसाइट सेल एक डिस्कोटिक शेप की सेल है, और जिसमें 99% ब्लड और हीमोग्लोबिन कैरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनके पास कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, बिकॉज इन्हें एनर्जी ट्रांसफर करनी है, ना कि यूटिलाइज करनी है। आरबीसी के फंक्शंस की बात करें तो आरबीसी क्या फंक्शन कर रही है, देखिए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर का फंक्शन कर रही है, मतलब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रही है, एटीपी और वेसल डायलेशन में हेल्प कर रही है, एटीपी पहुंचाने में और वेसल डायलेशन में। इसके अलावा एन नाइट्रोसोथायोल को रिलीज करती है, इम्यूनिटी मेंटेन कराने में हेल्प करती है। तो रेड ब्लड सेल की ये कुछ फंक्शंस हैं। अब हम डब्ल्यूबीसी के बारे में देखें तो डब्ल्यूबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी के सोल्जर्स कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं, बिकॉज ये किसके अगेंस्ट फाइट करते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं। ठीक, ये फर्दर फिर क्लासिफाइड किए गए हैं कई सारे टाइप्स में, डिपेंडिंग अपॉन कैरेक्टरिस्टिक एंड मॉर्फोलॉजी। जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, मैक्रोफेज है, ल्यूकोसाइट है, न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है, ये सारे टाइप्स के हमें देखने को मिलते हैं। जिसमें अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले आता है ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट और ग्रैन्युलोसाइट। ठीक, जो कि जिसके अंदर आता है न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, और भी कई सारे हैं, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, ये इसके अंदर आते हैं। एक ग्रैन्युलोसाइट्स की बात करें तो एक ग्रैन्युलोसाइट्स में मोनोसाइट आता है एंड लिम्फोसाइट आता है। ठीक है, ये इसका क्लासिफिकेशन है। देन हम देखते हैं इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो
तो फंक्शंस की बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो फैगोसाइटोसिस मतलब कोई भी अगर फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो उसको ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा एंटीबॉडी फॉर्मेशन एंड बीटा और गामा सीरम ग्लोबुलिन का यूज करके ये एंटीबॉडीज बनाता है। फाइब्रोब्लास्ट फॉर्मेशन मतलब डब्ल्यूबीसी जो है वो फाइब्रोब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और रिपेयर प्रोसेस में हेल्प करता है। हेपेरिन के सिक्रीशन में और एंटी हिस्टामिन फंक्शन में भी ये हेल्प करता है। देन नेक्स्ट हम बात करें प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? बिकॉज प्लेटलेट्स क्या करती हैं, प्लेटलेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में। तो जब ये ब्लड क्लॉटिंग में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं तो इनका लेवल भी मैंडेटरी है बॉडी में बनाना। तो यहाँ पर 200 इंटू 10 टू द पावर 9 और 350 इंटू 10 टू द पावर 9 या फिर 2 लाख से 50,000 मिलीमीटर तक, 3,50,000 मिलीमीटर पर मिलीमीटर क्यूब तक की क्वांटिटी इन प्लेटलेट्स की होनी चाहिए। इनका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक, इसके फंक्शंस की बात करें तो वैसो कॉन्स्ट्रक्शन कराना, प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन कराना और कोएगुलेशन कराना या ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होना, ये इसके कुछ फंक्शंस हैं। ठीक है, इसके अलावा फिब्रिनोलिसिस में भी ये पार्ट लेता है। अब ब्लड के फंक्शंस की बात करें तो ये ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड मटेरियल, इनके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। देन थर्मोरेगुलेशन की बात करें तो थर्मोरेगुलेशन क्या है, एक थर्मोरेगुलेटर की तरह एक्ट करता है और हीट जो बॉडी में एक्स्ट्रा होती है या फिर कम होती है तो उसको रेगुलेट कराने में हेल्प करता है। हाइड्रोलिक फंक्शंस, कई जगह पे ये कई सारी पंपिंग, जैसे हार्ट की बात करें तो वहां पे हाइड्रोलिक फंक्शन दिखाता है। व्हीकल की तरह एक्ट करता है कई जगह पे। देन आयन बैलेंस और वाटर बैलेंस मेंटेन करता है। इसके अलावा एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। देन हम अपना इसमें नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो देखेंगे, जो कि है ब्लड क्लॉटिंग। देखो ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है। ब्लड क्लॉटिंग को जनरली अगर आप समझें तो ब्लड क्लॉटिंग इज अ प्रोसेस जिसमें हमारी बॉडी अपने आप के डिफेंस मैकेनिज्म से क्या करती है, खून का बहना रोकती है। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई चोट लगी, आपके हाथ में कट लग गया, तो वो कट से क्या होगा, आपकी वेन्स और आर्टरीज डैमेज होंगी, जिससे आपका ब्लड कंटिन्यूअसली बहता रहेगा और अगर नहीं रोका जाए तो वो ब्लड बहते बहते एक्सट्रीम लेवल तक लॉस हो जाएगा और इन पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ेंगे। बट इन केस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग यहाँ होता क्या है, देखिए ब्लड क्लॉटिंग में जो हमारी बॉडी है वो उस ब्लड जो बह रहा है, खून जो बह रहा है, उसको रोकने के लिए कुछ सर्टेन मैकेनिज्म चलाती है। वो मैकेनिज्म क्या करता है, उस ब्लड के बहने को रोकता है। ठीक है, जनरली अगर हम बात करें तो ये किसके थ्रू होता है, ये होम्योस्टैटिक प्लग या प्लेटलेट प्लग के फॉर्मेशन से होता है। ठीक है, अब इस प्रोसेस के लिए कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं या कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स जो है इसमें काम करते हैं, जैसे कि फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4, 5, ये कुछ फैक्टर्स हैं अप टू फैक्टर 13, ये काम करते हैं एक साथ और क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट करने से रोकते हैं। देन मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग में हम इसको किससे समझेंगे, फ्लो चार्ट से समझेंगे। यहाँ तो यहाँ पर 2 टाइप के पाथवे होते हैं, एक इंट्रिंसिक है, दूसरा एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले इंट्रिंसिक पाथवे, देन हम देखेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, तो इंट्रिंसिक पाथवे की बात कर रहे हैं तो इंट्रिंसिक पाथवे का पहला स्टेप क्या है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले एंडोथेलियल डैमेज हुआ, कोलेजन्स एक्सपोज हुए। ठीक है, फिर यहाँ से कैलिक्रेन HMW जो है, कैलिक्रेन HMW किनोजन, उसने क्या किया, फैक्टर 12 को कन्वर्ट किया फैक्टर 12A में। ठीक है, अब फैक्टर 12A में कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ पे HMW काइनोजन जो है उसने क्या किया, 11 को, जो फैक्टर 11 था उसको फैक्टर 11A में कन्वर्ट किया। फिर यहाँ फैक्टर 11A ने क्या है, कैल्शियम है, तो ये कैल्शियम क्या करेगा, फैक्टर 9 को एक्टिवेट करेगा और फैक्टर 9 एक्टिवेट होने के बाद में क्या करेगा, 9A को एक्टिवेट करेगा, जो कि फर्दर 8 एंड कैल्शियम मतलब फैक्टर 8 एंड कैल्शियम मिलके क्या करेंगे, फैक्टर 10 और 10A को एक्टिवेट कराएंगे, जो कि अल्टीमेटली प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा। इसके अलावा यहाँ देखिए अब कोलेजन एक्सपोजर हुआ एंडोथेलियल डैमेज होने पे, तो डायरेक्ट प्लेटलेट्स आई, वो फॉस्फोलिपिड के साथ बाइंड की और प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट किया। ये तो एक पाथवे हो गया। फिर यहां से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होने के बाद में एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म चला, जिससे इस प्रोथ्रोम्बिन ने क्या किया, प्रोथ्रोम्बिन ने यहाँ पर थ्रोम्बिन को एक्टिवेट किया। ये थ्रोम्बिन फिर फर्दर क्या करेगा, जो फिब्रिनोजन है, ये फिब्रिनोजन को कन्वर्ट कराएगा फिब्रिनोजन ए में। ये फिब्रिनोजन ए पॉलीमराइज होगा और लूज स्ट्रैंड्स बनाएगा, किसके, फिब्रिन के लूज स्ट्रैंड्स बनाएगा। लूज स्ट्रैंड्स बनाने के बाद में यहाँ फैक्टर 12 और कैल्शियम मिलके फिब्रिन ब्लड क्लॉट बना देंगे, फिब्रिन का यहाँ पर ब्लड क्लॉट बना देंगे। ठीक है, अब हम एक्सट्रिंसिक पाथवे की बात करें तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में मान लीजिए कोई इंजरी हुई, टिश्यू ट्रॉमा या टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन वहां पर हुआ, टिश्यू ट्रॉमा हुआ, तो यहाँ पर से एक्सट्रिंसिक पाथवे में डायरेक्ट फैक्टर 8 रिलीज होगा।
फैक्टर 8 रिलीज होके क्या करेगा, 10A को 10 को 10A में कन्वर्ट करेगा। ये 10A कहाँ पे आएगा, फिर डायरेक्ट 10A आएगा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के पास। ये इसको एक्टिवेट करेगा कैल्शियम 5 की मदद से, जो कि फैक्टर 5 है। ठीक, अब कैल्शियम 5 की मदद से जब इसको इसने एक्टिवेट कराया तो एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म चला और फिर से वही क्या हुआ, फिब्रिनोजन थ्रोम्बिन एक्टिवेट हुआ। थ्रोम्बिन ने किसको एक्टिवेट किया, फिब्रिनोजन को। फिब्रिनोजन से फिब्रिनोजन ए हुआ, देन उसने पॉलीमराइजेशन की, स्ट्रैंड्स बने फिब्रिन के, 12 कैल्शियम ने मिलके फिर से यहाँ पर ब्लड क्लॉट बना दिया। तो ये था पूरा प्रोसीजर किसका, ये पूरा प्रोसीजर था हमारा ब्लड क्लॉटिंग का। ये आप ध्यान से पढ़िएगा, ये पूछा जाता है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में जरूर ही आएगा। ठीक, नेक्स्ट हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। इसके अगर आपको स्टेप्स पढ़ने हैं तो आप हमारी बुक में पढ़ सकते हैं, उसको आपको यहाँ पर फुल बुक में अवेलेबल कराना थोड़ा मुश्किल है, रेगुलर लेक्चर वीडियो में वो आपको अवेलेबल कराया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। तो ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें तो जनरली ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट कहां से आया। देखिए पहले के टाइम पे क्या हुआ, सबका यह मानना था कि ब्लड तो सबके शरीर में होता है, बट हम ब्लड ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ब्लड पेशेंट की डेथ क्यों हो रही है। ठीक, बिकॉज वहां पर क्या हो रहा था, ब्लड ग्रुप का डिफरेंस आ रहा था। तो ब्लड ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप में क्या है, ब्लड ग्रुप एक स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन है ब्लड का, जिसके बेसिस पे हम ये बताते हैं कि हमारे ब्लड में कौन से एंटीजन, कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट है उसकी सरफेस पे। ठीक है, अब इसकी सिग्निफिकेंसी देखने के लिए हम क्या करेंगे, ब्लड ग्रुपिंग एसेंशियल होता है दोनों के लिए, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के प्रोसेस में, चाहे डोनर की बात करें चाहे रिसीवर की बात करें, या फिर ये पैटर्निटी डिस्प्यूट्स को ठीक करने के लिए जरूरी होता है। देन डायग्नोसिस ऑफ सम ब्लड ग्रुप रिलेटेड डिसीज जैसे हीमोलिटिक डिसीजेज हैं, उनको डायग्नोज करने में हेल्प करता है। देन हम बात करें ब्लड ग्रुप की तो कार्ल लैंडस्टीनियर 1901 में, कार्ल लैंडस्टीनियर एक भाई साहब थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको क्लासिफाई कर दिया 4 टाइप्स में। ठीक है, तो 4 टाइप्स कौन कौन से हैं, पहला है टाइप ए। ठीक है, इस टाइप ए में क्या है, प्रोटीन ए होता है और एंटीबॉडी प्रोटीन बी होती है। ठीक है, टाइप बी की बात करें तो यहाँ प्रोटीन बी होता है और एंटीबॉडी जो होती है प्रोटीन ए टाइप की होती है। टाइप ए बी की बात करें तो प्रोटीन ए और बी दोनों प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। देन टाइप ओ की बात करें तो टाइप ओ प्रोटीन्स जो होते हैं उसमें ए और बी दोनों एंटीबॉडी नहीं है। देन आरएच रिलेटेड, आरएच ब्लड ग्रुप की बात करें तो इसको सबसे पहले कहां पाया गया, रीसस मंकी में पाया गया था, और इसके बेसिस पे हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक आरएच पॉजिटिव और दूसरा आरएच नेगेटिव। 97% इंडियन पॉपुलेशन जो है वो आरएच पॉजिटिव होती है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुपिंग की, कि तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इसकी जरूरत सबसे ज्यादा है। देन प्रेगनेंसी के टाइम पे इसकी जरूरत होती है, कि मान लीजिए किसी का अगर आरएच पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसको आरएच पॉजिटिव ब्लड ही चढ़ सकता है पेशेंट को, वरना अगर आरएच नेगेटिव चढ़ा दिया तो पेशेंट को दिक्कत होती है। देन हम बात करें ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट, उसमें हेल्प करेगा। इमरजेंसी मेडिकल केयर प्रोवाइड करने में, फॉरेंसिक मेडिसिन, पैटर्निटी टेस्टिंग, जेनेटिक रिसर्च में, और इसके अलावा मेडिकल रिसर्च, इन सब चीजों में इसका यूज होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, देखिए लिम्फेटिक सिस्टम एक ऐसा क्लोज नेटवर्क है लिम्फ वेसल का, या फिर एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें कई सारी लिम्फ वेसल्स आपस में जुड़ी होती हैं और लिम्फ को सर्कुलेट करती हैं थ्रू बॉडी। ठीक है, अब कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फ सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे लिम्फ नोड है, लिम्फेटिक वेसल है, रेड बोन मैरो है, डिफ्यूज लिम्फोइड टिश्यू है और लिम्फ होता है। ठीक है, फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पर टिश्यू ड्रेनेज, मतलब टिश्यू ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, प्लाज्मा का जो ड्रेनेज है या फिर जो सब्सटेंसेस का ड्रेनेज है उसको हम लिम्फेटिक सिस्टम्स के अंदर यहाँ पर डील करते हैं। तो टिश्यू ड्रेनेज में जनरली 21 लीटर्स ऑफ प्लाज्मा फ्लूइड जो है डिसॉल्व सब्सटेंसेस और प्लाज्मा प्रोटीन के साथ आर्टरियल एंड ऑफ कैपिलरीज पे ट्रेवल करता है हर 24 आवर्स में, और इसमें 3 से 4 फ्लूइड यहाँ पे ड्रेन होता है, लिम्फेटिक वेसल्स इनको ड्रेन करती हैं और ब्लड स्ट्रीम में वापस लौट आती हैं। ठीक है, इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में हेल्प करता है, विटामिन ए डी ई के इन सारे विटामिन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, इम्यूनिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। देन हम और बात करें और भी फंक्शंस के देखें तो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा और डिफेंसिव फंक्शंस में भी हेल्प करता है। ठीक है, देन हम स्ट्रक्चर टॉपिक स्प्लीन की बात करेंगे। स्प्लीन क्या है, देखिए स्प्लीन इन्वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है और क्लोजली रिलेटेड होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। स्प्लीन का फंक्शन है डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्डर आरबीसी, मतलब जो आरबीसी पुरानी हो जाती हैं उनके डिस्ट्रक्शन का काम किसका है, स्प्लीन का है। ठीक है, ये एक डक्टलेस ग्लैंड है जो पाया जाता है अपर लेफ्ट एरिया ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, और इसको डिवाइड किया गया है कई सारे कंपार्टमेंट में। हर कंपार्टमेंट में कई सारे टिश्यू होते हैं जिसमें व्हाइट, जो कि कंपैरेटिवली व्हाइट या फिर रेड पल्प कलर के
होते हैं। नेक्स्ट हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ स्प्लीन की, तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है कुछ। इस स्ट्रक्चर में ये जो पार्ट है इसको हम कैप्सूल कहते हैं। ये जो गुच्छा टाइप का प्रेजेंट है इसको ट्रैबिकुला। देन अंदर जो ये आर्टरी लाइक स्ट्रक्चर है इसको स्प्लेनिक कॉर्ड। यहाँ पे रेड पल्प होता है एंड यहाँ पे व्हाइट पल्प होता है। ठीक, ऐसे बात करें तो ये इसकी स्प्लेनिक आर्टरी है, नीचे स्प्लेनिक वेन है, उसको हम हिलम कहते हैं। ठीक है, तो स्प्लीन क्या है? स्प्लीन एक ऐसा ऑर्गन है जिसका फंक्शन क्या है? रेड ब्लड सेल की डेथ कराना या उसको बरी करना। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें फंक्शंस ऑफ लिम्फ स्प्लीन की, तो यहाँ फैगोसाइटोसिस फंक्शन है, होम्योपोइसिस फंक्शन है और इम्यून रिस्पॉन्स, स्टोरेज ऑफ एरिथ्रोसाइट। फैगोसाइटोसिस क्या है? मतलब जो वॉर्न आउट रेड ब्लड सेल हैं या फिर जो डेड रेड ब्लड सेल हैं उनको ये इनगल्फ करता है, खत्म करता है। होम्योपैसिस क्या है? होम्योपोइसिस फीटस में स्प्लीन क्या करता है? सारे टाइप के ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है और एडल्ट में ये सिर्फ लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करता है। इम्यून रिस्पॉन्स की बात करें तो अदर लिम्फोइड टिश्यूज की तरह ये एक सेंटर है जहां पर मल्टीप्लिकेशन होता है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का। स्टोरेज ऑफ एरिथ्रोसाइट्स की बात करें तो ये कुछ एरिथ्रोसाइट्स को स्टोर करने में भी हेल्प करता है। अच्छा, लिम्फ की बात करें तो लिम्फ क्या है? लिम्फ एक क्लियर वाटरी फ्लूइड होता है जिसमें का कंपोजिशन प्लाज्मा से सिमिलर है और प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से सिमिलर होता है। लिम्फ क्या है? इनविजिबल है और इसेंशियल होता है सारे वर्टिब्रेट्स के लिए, एक इसेंशियल फ्लूइड है। ठीक है, और कहाँ पाया जाता है? जनरली ये इम्यूनोलॉजिकल और सर्कुलेटरी सिस्टम में पाया जाता है। ठीक, कंपोजिशन की बात करें कि लिम्फ में होता क्या है, तो यहाँ पर कंपोजिशन में देखें, सबसे पहले लिम्फ में 4% सॉलिड और 96% वाटर प्रेजेंट होता है। सॉलिड में यहाँ पर सेल्यूलर कंपोनेंट, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं जैसे कि लिम्फोसाइट एंड अदर सेल्स जैसे कि मोनोसाइट, मैक्रोफेज, प्लाज्मा। ठीक है, इनऑर्गेनिक में जो मिनरल्स हैं वो मिनरलो आयंस। देन ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की बात करें तो प्लाज्मा, एंजाइम, ये सारी चीजें, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अमीनो एसिड, नाइट्रोजन सब्सटेंसेस, ये सारी चीजें हमारे लिम्फ में प्रेजेंट होती हैं। फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ की बात करें तो ये कैसे फॉर्म हो रहा है, देखिए इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है उनमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, वहां पे लिम्फ कैपिलरी हैं, लार्जर लिम्फ वेसल्स हैं, एफरेंट लिम्फ वेसल से ये आता है। ठीक है, मतलब जो स्पेसेस में इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो लिम्फ कैपिलरीज में जाएगा। लिम्फ कैपिलरीज में जाने के बाद में वो लार्जर लिम्फ वेसल्स में जाएगा, फिर वहां से एफरेंट लिम्फ वेसल से लिम्फ नोड में, फिर लिम्फ नोड में गया, लिम्फ नोड में जाने के बाद में इफरेंट लिम्फ वेसल में गया, वहां लिम्फ डक्ट या फिर ट्रंक में जाके उसने क्या किया? 2 लार्ज डक्ट फॉर्म किए, फिर वहां से वो राइट लिम्फेटिक डक्ट और थोरैकिक डक्ट में चला गया। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद के प्रोसेस में जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है वो क्या करेगा? ड्रेन करेगा जंक्शन ऑफ राइट इंटरनल जुगुलर एंड सबक्लेवियन वेन्स में। इसके अलावा ये इसको ड्रेन करेगा जंक्शन ऑफ लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन या लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में। ठीक है, देन हम देखते हैं, देन हम अपने नेक्स्ट सिस्टम की बात करते हैं जो कि है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आपको हार्ट की एनाटॉमी पढ़नी है और क्या पढ़ना है? कंडक्शन सिस्टम पढ़ना है हार्ट का। तो हार्ट की एनाटॉमी की बात करें उससे पहले हम बात कर लेते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या है। तो एक ऐसा सिस्टम जो हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड को मिला के बनाया जाता है उसको हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, फंक्शंस बात करें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के तो वो क्या है? पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल बॉडी, मतलब शरीर के सभी हिस्सों में ये क्या करता है? ऑक्सीजन और फूड को पहुंचाता है। इसके अलावा CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, वेस्ट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है, थर्मो रेगुलेशन में ये हेल्प करता है। देन एनाटॉमी ऑफ हार्ट की बात करें तो ये हार्ट कुछ इस तरीके का दिखता है। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में जो जो पार्ट्स हैं आप वो देख लीजिए, ये डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कार्डियोवैस्कुलर का एग्जाम कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप इसे बना सकते हैं। सबसे ऊपर जो ये पार्ट प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं आयोटा, इसको हिंदी में हम कहें तो ये है महाधमनी, बिकॉज ये सबसे बड़ी वेन होती है बॉडी की। क्या? आयोटा जो है वो बॉडी की लार्जेस्ट वेन है और ये क्या करती है? ये हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन है उस ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराती है। ठीक है, देन यहां से हम चलते हैं, इधर से देखते हैं, इससे प्रोसेस भी समझ में आएगा आपको। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, ये 2 वेन्स हैं जो क्या करती हैं? पूरी बॉडी से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को या कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कलेक्ट करती हैं। जो सुपीरियर है वो ऊपर बॉडी के ऊपर ही हिस्से से क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है और इंफीरियर वेना कावा नीचे के हिस्से से कलेक्ट करती है। कलेक्ट करने के बाद में ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों मिलके इसको कहाँ पे भेजते हैं?
सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, इसको भेजते हैं ये राइट एट्रियम में। मतलब ब्लड यहां से आ रहा है, ठीक है, ब्लड यहां से आ रहा है दोनों से, और ये कहां जाएगा अब यहाँ से, ये जाएगा इस राइट एट्रियम में, ठीक है। अब यहां से राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं राइट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या है, यहाँ पर देखिए कि वॉल्व टाइप का प्रेजेंट है। ये वॉल्व एक्चुअली गेट होते हैं जो कि क्या करते हैं, ये वॉल्व देखिए, ये वॉल्व क्या होते हैं, गेट होते हैं जो इस राइट वेंट्रिकल से ब्लड को पीछे जाने से रोकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वॉल्व प्रेजेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर या फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। देन अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से जो आर्टरी में ब्लड आया था एट्रियम में, वो क्या करेगा, वो इस वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक। अब वेंट्रिकल में ब्लड गया, वेंट्रिकल में ब्लड जाने के बाद में यहाँ पर क्या जुड़ी होती है, यहाँ पर जुड़ी है ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से ये जुड़ी हुई है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ ये जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होती है, इसके बीच में और यहाँ पर जो राइट वेंट्रिकल है, इसके बीच में भी एक वॉल्व होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेमील्यूनर वॉल्व या अर्धचंद्र वॉल्व या फिर अर्धचंद्र वॉल्व कहते हैं। ये क्या करता है, ये इस राइट वेंट्रिकल से ब्लड को भेजता है कहां पर, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। अब ये भेजेगा इसको लंग्स में, ठीक है। तो अब ये लंग्स में चला गया, मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया उसका काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब आता है रोल इधर के पार्ट का, ठीक। अब इसमें क्या होगा, देखिए अब यहाँ पर से क्या है, अब ब्लड चला गया यहाँ से लंग्स में, लंग्स से अब ये ब्लड वापस जब आएगा तो इसको कलेक्ट करेगा कौन, इसको कलेक्ट करेगा लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। इसको कलेक्ट किया यहाँ पर जो ये लेफ्ट एट्रियम प्रेजेंट है इसने, ठीक। अब लेफ्ट एट्रियम ने इसको कलेक्ट किया, किससे कलेक्ट किया, थ्रू लेफ्ट पल्मोनरी वेन। यहाँ पर देखिए क्या है, राइट पल्मोनरी वेन है, वो इस सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से क्या कर रही थी, यहाँ ब्लड भेज रही थी। अब ये यहाँ पर क्या होगा, ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन लंग से उस ब्लड को कलेक्ट करेंगी, कलेक्ट करने के बाद में ब्लड आ जाएगा कहां पर, यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद में यहाँ पर जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये जो बाइकस्पिड वॉल्व है, ये बाइकस्पिड वॉल्व क्या करेगा, ये ओपन होगा और सारा ब्लड आ जाएगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। यहां आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, इस हिस्से को हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद में ये लेफ्ट वेंट्रिकल जुड़ा हुआ है आयोटा से, ठीक है। आयोटा से ये जुड़ा हुआ है, आयोटा से जुड़े होने की वजह से अब जो यहाँ पर पंपिंग होगी तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला जाएगा, आयोटा में, और आयोटा के थ्रू फिर ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ हमने एनाटॉमी भी कवर कर ली है कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, और फिजियोलॉजी भी कवर कर ली कि कैसे इसका काम होता है। ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, आप इसको बना लीजिएगा, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है क्या, इसका कंडक्शन। देखो अब हम बात करेंगे कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट की। तो कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट को समझने से पहले ये समझिए कि जो राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम में क्या प्रेजेंट होता है, एक कंडक्शन को समझने से पहले ये समझिए कि राइट एट्रियम में क्या प्रेजेंट है। राइट एट्रियम में हमारा एक पेसमेकर प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर प्रेजेंट है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, साइनो आर्टरियल नोड के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये कहां पर होता है, राइट एट्रियम में होता है, नियर ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा। ये सुपीरियर वेना केवा के पास में प्रेजेंट होता है। इसको हम पेसमेकर क्यों कहते हैं, बिकॉज ये हार्ट को पंप कराने के लिए इंपल्सेस जनरेट करता है, इसलिए हम इसको पेसमेकर कहते हैं, ठीक है। इसमें पेसमेकर सेल्स होती हैं और कुछ मायोफिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। अब ऐसे नोड है, दूसरा कंडक्शन सिस्टम में जो पार्ट लेगा वो क्या है, इंटरनोडल पाथवे। तो ऐसे नोड पहला है, एवी नोड दूसरा है, ठीक है। अब एंटीरियर इंटरनोडल पाथवे या फिर ट्रैक ऑफ बैकमैन जिसे हम कहते हैं वो होता है, मिडल इंटरनोडल पाथवे या ट्रैक ऑफ वेंगबेच। इसके अलावा पोस्टीरियर इंटरनोडल पाथवे या फिर ट्रैक ऑफ थॉरल, ये चीजें यहाँ पर होती हैं, ठीक है। फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड की बात करें, एवी नोड की बात करें, तो एवी नोड क्या है, ये लोकेटेड होता है लोअर पार्ट ऑफ राइट एट्रियम में। अब अगर आपको मैं ये बना के दिखाऊं तो ये इस तरीके से मान लीजिए कुछ हार्ट है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हार्ट है। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एसए नोड प्रेजेंट है, ठीक है। ये है एसए नोड, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होगा एवी नोड, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड यहाँ पर प्रेजेंट होगा। अब यहां से कंडक्शन अगर हम दिखाएं तो इसने क्या किया, यहाँ पर जो एसए नोड था उसने इंपल्सेस जनरेट कर दिए। इंपल्सेस जनरेट के बाद करने के बाद में यहाँ एवी नोड इसको कलेक्ट करेगा। अब कलेक्ट करने के बाद में आगे दिखाता हूँ, आगे देखते हैं क्या होगा। अब एवी नोड पे इंपल्स आ चुका है, अब वो इंपल्स जाएगा बंडल ऑफ
हिज पे। वो बंडल ऑफ हिज में कई सारे फाइबर्स प्रेजेंट है जिनको हम पुरकिंज फाइबर्स कहते हैं। वो पुरकिंज फाइबर्स पूरे हार्ट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी उस इंपल्स को, और फाइनली हार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अच्छा, अब अगर इसको मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊं तो अभी आपको एक डायग्राम या फिर एक पाथवे से समझाऊं तो देखिए इस तरीके से है कि सबसे पहले पुरकिंजी फाइबर एसए नोड है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, एसए नोड है। एसए नोड ने इंपल्स जनरेट की, तो ये जो इंटरनोडल पाथवे था उससे या फिर ट्रांजिशनल फाइबर्स के थ्रू पीवी नोड या एवी नोड पे ये पहुंचा, ठीक है। ये कहां पहुंचा, एवी नोड पे पहुंचा। फिर वहां से पेनिट्रेटिंग फाइबर्स के थ्रू या डिस्टल फाइबर्स के थ्रू ये बंडल ऑफ हिस में आया। बंडल ऑफ हिस में आने के बाद में ये राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस पे गया, पुरकिंजी फाइबर्स पे गया, और फाइनली हार्ट क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, या कंडक्शन सिस्टम यहाँ पे इसका कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो ये क्या था, हार्ट के कंडक्शन सिस्टम के बारे में था। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला टॉपिक अपना। नेक्स्ट हमें बात करनी है अपने अगले टॉपिक की, जो कि है ब्लड प्रेशर। देखिए ब्लड प्रेशर क्या है, हमारे जब भी हम किसी पाइप के थ्रू वाटर को फ्लो कराते हैं तो एक सर्टेन प्रेशर के साथ ही वो वाटर फ्लो करता है, ठीक है। अगर नॉर्मल सप्लाई की बात करें तो उसमें प्रेशर कम रहता है, वहीं पे अगर हम मोटर या समरसेबल से पानी खींचते हैं तो वहां पर क्या होगा, उसका बहुत ही हाई प्रेशर होता है। उसी तरीके से हमारी ब्लड बॉडी में भी ब्लड को फ्लो कराने के लिए एक पर्टिकुलर प्रेशर जरूरी होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। अगर इसको डिफाइन करें तो ये क्या है, ब्लड प्रेशर एक तरीके का हाइड्रोलिक प्रेशर है जो एग्जर्ट करता है ब्लड किस पे, ब्लड वेसल्स पे, ठीक है। इसके नॉर्मल रेंज की बात करें तो ये कितना होना चाहिए, 120/80। 120/80 का मतलब है जो सिस्टोलिक मतलब जो अपर बॉडी का ब्लड प्रेशर है वो 120 ऑफ mmHg से कम नहीं होना चाहिए, और 80 mmHg से ज्यादा जो डायस्टोलिक है, मतलब जो निचली पार्ट बॉडी के निचले हिस्से का ब्लड प्रेशर है वो 80 mmHg से कम नहीं होना चाहिए। ये एक मिनिमम रेंज दी गई है या एक नॉर्मल रेंज दी गई है जिसमें ह्यूमंस का ब्लड प्रेशर लाई करता है, ठीक है। अब इसमें सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक क्या होता है। तो सिस्टोलिक ये मैक्सिमम प्रेशर है या फिर पीक प्रेशर है ह्यूमन बॉडी का, हेल्दी एडल्ट का, जो कि 120 mmHg होता है। डायस्टोलिक की बात करें तो मिनिमम प्रेशर होता है 80 mmHg की बात करें, मतलब 80 mmHg होता है। पल्स प्रेशर की बात करें तो जो पल्सेस में जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के बीच का डिफरेंस होता है उसे हम पल्स प्रेशर कहते हैं, और ये अबाउट 40 mmHg होता है। मीन आर्टीरियल प्रेशर की बात करें तो एवरेज प्रेशर होता है आर्टरीज पे, ठीक है। मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल हम कैसे वेन्स को फील करके कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट मेथड उसे हम कहते हैं। दूसरा हम एक डिवाइस यूज करके कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। दूसरा जो हमारा डिवाइस है उसको हम इस डिवाइस को यूज करके, स्फिग्मोमैनोमीटर को यूज करके हम पता कर सकते हैं। एक और तरीका है, डायरेक्टली हम स्टेथोस्कोप से भी बीपी पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन क्या है, देखिए रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हमारी बॉडी से एयर्स का एक्सचेंज होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर जाती है और ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। अब इवेंट्स क्या होते हैं रेस्पिरेशन के टाइम पे, वेंटिलेशन ऑफ लंग फॉर इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट, मतलब लंग्स में हवा भरती है जिससे इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट हो। गैसियस एक्सचेंज होता है ब्लड और एल्वियोलर एयर में। देन एक्सक्रीशन होता है वाटर वेपर का। देन एयर सप्लाई होता है लंग्स लैरिंग्स में फॉर वॉइस प्रोडक्शन। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसको हम अगर देखें तो सबसे पहले पार्ट में यहाँ नेजल कैविटी आती है, ठीक है। ऊपर के पार्ट से बात करते हैं तो नेजल कैविटी जहां से एयर अंदर जा रही है। दूसरा है नेजोफेरिंग्स, ठीक है। फिर है टंग, लैरिंग्स, प्लूरा, राइट लंग, इस पार्ट को हम राइट लंग कहते हैं। इसके पास 3 लोब्स हैं, ठीक है। देन इधर से ओरोफेरिंग्स होता है, लैरिंजोफेरिंग्स होता है, ट्रैकिया है, मेन ब्रोंकस है और एल्वुलाई है, इसके अलावा डायाफ्राम है। और ये क्या है पूरा, ये यहाँ पर लेफ्ट लंग है। इस लेफ्ट लंग के पास 2 लोब्स होते हैं जो कि इस तरीके से डिवाइडेड रहते हैं। इसके अलावा इसमें एल्वुलाइज भी हैं जो कि क्या करती हैं, एयर एक्सचेंज में हेल्प करती हैं, ठीक है। देखिए अब अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें कि कैसे काम कर रहे हैं ये, तो सबसे पहले हमने एयर इनहेल की। एयर इनहेल करने के बाद में क्या हुआ, एयर इनहेल करने के बाद में वो नोज के थ्रू, नोज में क्या है, वहां पर सिलियरी हेयर्स प्रेजेंट है, म्यूकस प्रेजेंट है, वो वहां पर क्या करेंगे, वो फॉरेन पार्टिकल्स को ब्लॉक कर देंगे। अब वहां से जो एयर गई, अब वो थ्रू फेरिंग्स कहाँ जाएगी, फेरिंग्स लैरिंग से होते हुए फर्दर जाएगी ट्रैकिया में, ट्रैकिया से फिर वो
ट्रैकिया कहां पर प्रेजेंट है? ट्रैकिया और ईसोफेगस दो पाइप्स हैं जो अगल बगल प्रेजेंट रहते हैं। इनके बीच में एक मेम्ब्रेन लाइक, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, जो हम एक बैरियर बनाता है कि फूड का जो फूड मटेरियल है वो लंग्स में ना जाए और जो एयर है वो ईसोफेगस में ना जाए। तो जब हम सांस लेते हैं तो ये एपिग्लॉटिस ओपन होता है, और एपिग्लॉटिस ओपन होने के बाद में वहां पर क्या है, जनरली जो हमारी ट्रैकिया है, ट्रैकिया में एयर जाती है। ट्रैकिया में एयर जब चली गई तो उसके बाद वो फिर फर्दर ब्रोंकस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है दोनों लंग्स में, जहां पर एल्वियोलाई प्रेजेंट है। और वो एल्वियोलाई क्या करते हैं? एल्वियोलाई सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि क्या करते हैं? एयर एक्सचेंज के लिए एयर को एक्सचेंज करते हैं। ब्लड कैपिलरीज के साथ वो जुड़े हुए होते हैं और वहां पर क्या कर रहे होते हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करते हैं थ्रू अ डिफरेंशियल प्रेशर जो उनके बीच में क्रिएट होता है। तो जो ये प्रेशर क्रिएट हुआ है उसकी वजह से एक्सचेंज होता है गैसेस का, और फिर फर्दर ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस वहां पर जाके कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये इतना ही पार्ट तक आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में कवर करना था। नेक्स्ट हम अपने अगले टॉपिक में चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं अगर, तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या होता है, फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, फूड को मेटाबोलाइज करने के लिए जो सिस्टम है उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमने फूड मटेरियल लिया है उसमें से न्यूट्रिएंट्स को निकाल के क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है, या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से न्यूट्रिएंट्स लेके इंटरनल एनवायरनमेंट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने वाला सिस्टम ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये स्टार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल से, और ये स्टार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल मतलब माउथ से, और खत्म होता है कहां पर जाके? रेक्टम और एनस पे। ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, और इसके पार्ट्स की बात करते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें सबसे पहले आता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम जहां से शुरू होता है वो है माउथ और बकल कैविटी। ठीक है, यहाँ पर और क्या प्रेजेंट होते हैं? सब मैक्सिलरी या सब लिंगुअल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। इसके साथ ही में यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट है और फेरिंग्स प्रेजेंट है। अब फूड यहां से क्या करता है? एंटर करता है, माउथ के थ्रू हम उसको लेते हैं, फिर वो ईसोफेगस के थ्रू क्या करेगा? ईसोफेगस के थ्रू ट्रेवल करेगा। यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। ये एक पाइप लाइक प्रोसेस होता है, मतलब फूड आपने लिया, ठीक है, ये पाइप है, फूड आपने लिया, तो इस पार्ट में जब तक फूड है तो वो आगे तभी बढ़ेगा जब पीछे से प्रेशर आएगा। तो यहां से प्रेशर आया, फूड यहाँ पर आगे बढ़ गया, फिर यहां से प्रेशर आया, फिर ये फूड आगे बढ़ गया। इस तरीके से यहाँ से फूड होते होते कहां पहुंचेगा? स्टमक में पहुंचेगा। ठीक, अब स्टमक में फूड पहुंच गया, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? पाइलरस स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। ये पाइलरस स्फिंक्टर एक बैरियर की तरह होता है, कहां पर? इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर और क्या प्रेजेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम में? पैनक्रियास प्रेजेंट है जो कि बाइल जूस और इंसुलिन सिक्रीट करता है, इसके अलावा ग्लूकागन सिक्रीट करता है जो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे ट्रांसवर्स कोलॉन है, ये हमारा जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, जो अंदर प्रेजेंट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये जो ग्लैंड आप देख रहे हैं ये लिवर है, इसके अंदर गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है, ड्यूडेनम होता है, राइट कोलिक होता है, राइट कोलिक प्रेजेंट है, असेंडिक कोलॉन है, इलियम है, सीकम है, वर्मी फ्रॉम अपेंडिक्स, एनस, ये सारे इसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, ये आप देख लीजिए, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फूड का डाइजेशन की बात करें तो फूड सबसे पहले कहां से माउथ से एंटर करेगा। माउथ से एंटर करने के बाद में वो कहां जाएगा? माउथ से एंटर करने के बाद में ईसोफेगस के थ्रू होता हुआ स्टमक में, स्टमक से फिर वो वहां पर मेटाबोलाइज होगा, मेटाबोलाइज या फिर डिसइंटीग्रेट होने के बाद में वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले फूड जाता है लिवर में, लिवर में उसका डिटॉक्सिफिकेशन होता है, डिटॉक्सिफिकेशन के बाद थ्रू हिपैटिक पोर्टल सिस्टम वो फूड जो है वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद में वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और वो फूड हमारे सर्कुलेशन में चला जाता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट टॉपिक सी में जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी बात करें तो उस पे आते हैं, वो है हमारा लिवर, एक ऐसा ऑर्गन जो कि खुद को रीजनरेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। कि जो फिजियोलॉजी की हमने बात की, तो फिजियोलॉजी में सबसे पहले यहाँ क्या पे ओरल कैविटी, उसमें इंजेक्शन हुआ, इंजेक्शन के बाद मैस्टिकेशन मतलब हमने खाना लिया, अंतर्ग्रहण, ठीक है, उसके बाद हमने मैस्टिकेशन किया मतलब चबाना, खाने को चबाया गया, देन डाइजेशन, सलेवरी एमाइलेज, वहां अब यहीं से क्या हुआ? डाइजेशन स्टार्ट हो गया। तो पहले सलाइवरी एमाइलेज क्या हुआ? इसके साथ मिक्स हुआ, मिक्स होने के बाद में उसने कार्बोहाइड्रेट को डिसॉल्व यहीं से डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, फिर उसे स्वेलो किया गया, स्वेलो करने के बाद कम्युनिकेशन मतलब स्पीच जो है वो ब्लॉक हुई। उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे प्रोटेक्शन के थ्रू क्या हुआ? जो वाटर है वो क्या करेगा? यहाँ पे ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा, लाइसोजाइम मारे जाएंगे, लाइसोजाइम जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करेगा, उसके थ्रू होते हुए वो फिर कहाँ जाएगा?
फिर जाएगा वो ईसोफेगस में, ईसोफेगस में प्रोपल्शन के थ्रू वो कहाँ जाएगा, स्टमक में, स्टमक में जाने के बाद में वहां का स्टोरेज होगा कुछ टाइम के लिए, स्टोरेज के बाद में वहां पे इसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा, फिर मिक्सिंग एंड प्रोपल्शन का प्रोसेस होगा फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो न्यूट्रलाइज होगा, फिर एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद में उसकी मिक्सिंग होगी, मिक्सिंग एंड प्रोपल्शन होगा, फिर वो वहां फूड जाएगा कहां पर, लार्ज इंटेस्टाइन में, वहां पर भी एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का, और क्या हो जाएगा, वहां पर फूड का एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिजियोलॉजी थी किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल की बात कर रहे हैं तो मसल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, मसल्स क्या होते हैं, जनरली मसल्स ऐसे कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू हैं जो मीसोडर्मल लेयर ऑफ जर्म सेल से जनरेट होते हैं जब एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होता है मसल्स का। ठीक, मसल्स को बेसिकली 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक मसल। ठीक है, स्केलेटल मसल्स क्या है, ये ऐसी टाइप की स्ट्रेटेड मसल्स हैं, और इनको स्ट्रेटेड मसल्स का एक टाइप है, और इनको सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। एग्जांपल जैसे टेंडन की बात करें तो वो एक स्केलेटल मसल है। इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ स्केलेटल मसल को हम क्या कहते हैं, मसल फाइबर कहते हैं, जो कि वो कैसे बनती है, मायोब्लास्ट से जुड़ के बनती हैं, और मायोब्लास्ट किससे जुड़ के बनते हैं, मायोफाइबर से जुड़ के बनते हैं। सो हम यहां से इसको कवर करेंगे इस फिगर के थ्रू। सबसे पहले देखिए क्या हुआ, नर्व इंपल्स अराइव हुई एक्सॉन टर्मिनल ऑफ मोटर न्यूरॉन पे, और ट्रिगर हुआ एसीएच का रिलीज। मतलब यहां पर क्या हुआ, इंपल्स आई, इंपल्स आने के बाद में यहां से एसीएच ट्रिगर हुआ, एसीएच का रिलीज ट्रिगर किया गया। अब ये ऐसी एसीएच जो एसिटाइल कोलिन है वो इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट से डिफ्यूज करेगा और रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा मोटर एंड प्लेट पे, और एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। अब ये एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट हुआ तो एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस जो प्रेजेंट है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में वो एसीएच को इसको डिस्ट्रॉय करेगा, एसीएच को, जिससे दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो पाए। ठीक, जब तक और एसीएच रिलीज नहीं हो रहा है तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। फिर इसके बाद में जो मसल एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल कर रहा है ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल में, वो कैल्शियम रिलीजिंग चैनल्स को ओपन करता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जिससे कैल्शियम आयन कहाँ चले जाते हैं, सार्कोप्लाज्म में चले जाते हैं। अब ये सार्कोप्लाज्म में मतलब यहाँ पहुंच गए तो यहाँ कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेगा और थिन फिलामेंट एक्सपोज होगा, बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन, मतलब जो बाइंडिंग साइट है मायोसिन की वो एक्सपोज हो जाएगी। इसके बाद में जो कैल्शियम के एलिवेटेड लेवल्स हैं उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा, पावर स्ट्रोक्स जो होंगे वो एटीपी को यूज करेंगे, मायोसिन बढ़ेगा एक्टिन से बाइंड होने के लिए, और क्या रिलीज होंगे, मायोसिन रिलीज होगा बाइंड होने के लिए। फिर उसके बाद में थिन फिलामेंट्स खींचेंगे और सार्कोमेयर की तरफ बढ़ेंगे। फिर उसके बाद कैल्शियम फिर रिलीज होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, जो रिलीज हो रहा था वो चैनल अब यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे, और कैल्शियम का एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप जो है वो एटीपी का यूज करके कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन करेगा। फिर ये कैल्शियम जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या करेगा, कैल्शियम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह इसको पंप करेगा, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन का कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में मसल रिलैक्स करेगी। तो ये पूरा प्रोसेस किसका था, ये पूरा प्रोसेस था मसल कॉन्ट्रैक्शन का, जो कि आपको देखना था, वो हमने यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमें एसएनएस के बारे में पढ़ना है, थोड़ा ब्रेन के बारे में पढ़ना है, नर्वस सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये एक ऐसा सिस्टम है बॉडी का जिसमें क्या हो रहा है, बॉडी इसके थ्रू ही हमारे पूरे फंक्शंस को कंट्रोल करती है, या हमारे पूरे शरीर के फंक्शंस को कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम है उसे हम नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। और ये किससे बना होता है, एक हाईली एडवांस्ड और स्पेशलाइज्ड सेल के नेटवर्क से बना हुआ होता है, जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। और ये किसमें हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन में, किसके, बॉडी फंक्शंस में, और सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है, इसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है न्यूरॉन्स को, एक इंडोन्यूरियम, पेरीन्यूरियम और एपिन्यूरियम के पार्ट में। अब नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन अगर देखें तो वो क्या है, नर्वस सिस्टम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल में डिवाइड किया गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल में आते हैं मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन। देन मोटर न्यूरॉन एंड सेंसरी न्यूरॉन फर्दर डिवाइड किए गए सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, जो कि ऑटोनॉमिक फर्दर डिवाइडेड है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। ठीक है, ये एक क्लासिफिकेशन था किसका, नर्वस सिस्टम का। देन हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, एक है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये दोनों जो होते हैं वो सराउंडेड होते हैं एक प्रोटेक्टिव लेयर से, जिसको हम कहते हैं 3 लेयर मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम मेनाइंजिस कहते हैं। ठीक, जो अदर पार्ट है वो पीएसएनएस है, जिसमें नर्व फाइबर्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को एक दूसरे से जोड़ती हैं पूरे बॉडी से, रेस्ट ऑफ द बॉडी से। अब अगर ब्रेन की बात करें तो ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का दिखता है। ब्रेन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो कि सेंटर ऑफ नर्वस सिस्टम की तरह एक्ट करता है। अब ये ब्रेन है, ब्रेन का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देखिए, ब्रेन में होता क्या है जनरली,
ब्रेन के पार्ट्स की बात करें तो ये ब्रेन का फ्रंटल लोब है, कॉर्पस कैलोसम है, इंटर इंटरहैलामिक एडेशन, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पॉन्स वैनोली है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, मेडुला है। ठीक है, फिर फोर्थ वेंट्रिकल है, सेरेब्लम है, पीनियल ग्लैंड, ऑसिपिटल लोब, पेरिटो ऑसिपिटल सल्कस, पेरिटल लोब, सेंट्रल सल्कस और सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और फिर ये पार्ट जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। ब्रेन का स्ट्रक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आप इसको पेपर में बना सकें। ठीक है, देन हम पार्ट्स ऑफ ब्रेन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, सेरेब्रम है, ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम में क्या क्या आता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स, देन मिड ब्रेन आता है, देन सेरेब्लम आता है और डायंसेफेलॉन आता है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और प्रेजेंट होती है ब्रेन में जिसको हम कहते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या करता है, ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड हमारी ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखता है। देन हम बात करते हैं अगर इंडिविजुअल की बात करें तो आप बुक से पढ़िएगा, हम अपना आगे देखते हैं कंटेंट। देन नेक्स्ट जो हम सीएनएस के पार्ट की बात करते हैं वो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। देखिए स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ये एक इलोंगेटेड पार्ट है सीएनएस का जो कि इसके लोअर एंड से एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, देखिए ब्रेन का काम क्या होता है, सिग्नल्स प्रोड्यूस करना, सिग्नल्स को प्रोसेस करना और एक्शन को जनरेट करना। ठीक है, अब यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड किसमें इन्वॉल्व है, रिफ्लेक्स एक्शंस में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, ये रिफ्लेक्स एक्शंस क्या है, मान लीजिए आप किचन में खाना बना रहे हैं, आपने गर्म तवे पे हाथ रख दिया, आप क्या करेंगे, तुरंत हाथ हटाएंगे, बट उसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं। फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहे हैं, फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में सेंसरी एंड मोटर ट्रैक्स जो है वो कहां पे होते हैं, व्हाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। ठीक है, जो सेंसरी ट्रैक्ट है वो ज्यादा नर्व इंपल्सेस कंडक्ट करता है ब्रेन में। ठीक है, मतलब ये कंडक्ट करता है, और मोटर ट्रैक क्या करता है, नर्व को इंपल्सेस को लाता है फ्रॉम ब्रेन टू इफेक्टर ऑर्गन। अब जो ग्रे मैटर है स्पाइनल कॉर्ड का वो स्पॉट फॉर्म करता है फॉर इंटीग्रेशन ऑफ एक्साइटेटरी एंड इनिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल के लिए। फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहे हैं, फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में सेंसरी एंड मोटर ट्रैक्स जो है वो कहां पे होते हैं, व्हाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। ठीक है, जो सेंसरी ट्रैक्ट है वो ज्यादा नर्व इंपल्सेस कंडक्ट करता है ब्रेन में। ठीक है, मतलब ये कंडक्ट करता है, और मोटर ट्रैक क्या करता है, नर्व को इंपल्सेस को लाता है फ्रॉम ब्रेन टू इफेक्टर ऑर्गन। अब जो ग्रे मैटर है स्पाइनल कॉर्ड का वो स्पॉट फॉर्म करता है फॉर इंटीग्रेशन ऑफ एक्साइटेटरी एंड इनिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल के लिए। सीएनएस कनेक्ट होता है सेंसरी रिसेप्टर से, फिर सारे रिफ्लेक्स एक्टिविटीज को मीडिएट करता है। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहे हैं, फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में सेंसरी एंड मोटर ट्रैक्स जो है वो कहां पे होते हैं, व्हाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। ठीक है, जो सेंसरी ट्रैक्ट है वो ज्यादा नर्व इंपल्सेस कंडक्ट करता है ब्रेन में। ठीक है, मतलब ये कंडक्ट करता है, और मोटर ट्रैक क्या करता है, नर्व को इंपल्सेस को लाता है फ्रॉम ब्रेन टू इफेक्टर ऑर्गन। अब जो ग्रे मैटर है स्पाइनल कॉर्ड का वो स्पॉट फॉर्म करता है फॉर इंटीग्रेशन ऑफ एक्साइटेटरी एंड इनिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल के लिए। सीएनएस कनेक्ट होता है सेंसरी रिसेप्टर से, फिर सारे रिफ्लेक्स एक्टिविटीज को मीडिएट करता है। ठीक है, टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है सेंस ऑर्गन। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स जो हमें सेंस या परसेप्शन करने में हेल्प करते हैं उन्हें हम सेंस ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, इनके पास ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनके पास हाईली स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स होते हैं जो स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, उनको एप्रोप्रिएट नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये इंपल्सेस कहाँ जाती हैं, सीएनएस में जाती हैं थ्रू एफरेंट और सेंसरी नर्व फाइबर्स। ठीक, अब जो सेंस ऑर्गन है नेमली आईज है, ईयर है, टंग, स्किन, नोज है, इनके पास रिसेप्टर होते हैं जो इस इंफॉर्मेशन को सेंसरी न्यूरॉन से सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू नर्वस सिस्टम में पहुंचाते हैं। 5 डिफरेंट जो सेंसेस हैं वो है आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन। ठीक है, जिसमें आपको आई, ईयर और स्किन के बारे में बेसिकली इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना है। तो आई की बात करें तो आई क्या है, स्फेरिकल शेप की होती है, उसका डायमीटर कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर का होता है। ये कहाँ सिचुएटेड होते हैं, ऑर्बिटल कैविटी में, और इनके पास सेंस ऑफ साइट होता है, और इनको कौन सप्लाई करता है, सेकेंड क्रेनियल नर्व या ऑप्टिकल नर्व इनको सप्लाई करती है। ठीक, अब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या है, आई के पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे इस पार्ट को हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, ये हमारा इरिडियल मसल है, देन आइरिस है, आईलिड है, एंटीरियर चैम्बर, कॉर्निया प्यूपिल, देन लेंस है, पोस्टीरियर चैम्बर है, एक्वस चैम्बर है, कंजक्टिवा है, सिलियरी मसल, हाइलॉइड चैनल, हाइलॉइड कैनाल, विट्रस चैम्बर, ब्लड वेसल, ऑप्टिक नर्व, ब्लाइंड स्पॉट, फोविया इन एरिया सेंट्रियलिस एंड हाइलॉइड मेम्ब्रेन, कोराइड रेटिना, स्क्लेरोटिक
एंड ओरा सेरेटा। ठीक है, होता क्या है, देखिए यहाँ से लाइट इंटर करती है, लाइट इंटर करने के बाद में ये लेंस इस लाइट को कनेक्ट करता है, कलेक्ट करने के बाद में ये लाइट आती है रेटिना पे। ठीक है, रेटिना पे दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट है, एक रॉड सेल है, दूसरा कोन सेल है। ये दोनों क्या है, कलर्ड और ब्लैक विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसी रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है और हमें विजन होता है, हमें देखने को मिलता है या फिर हम देख सकते हैं। ठीक है, आई के ऊपर एक लैक्राइमल ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि टीयर्स को सिक्रीट करता है, जो आईज को मॉइस्ट रखने का काम करता है। इसके अलावा आईज को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम वेरियस डिफरेंट सब्सटेंसेस। जैसे अगर हमारी आंख में कोई कीड़ा चला जाता है तो हमें तुरंत ये लैक्राइमल ग्लैंड क्या करते हैं, आंसू जो टीयर्स हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं और रिलीज करते हैं, जिससे वो कीड़ा बाहर आ जाए या गंदगी बाहर आ जाए। ठीक है, तो वो उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। दूसरा जो हमारा सेंस ऑर्गन है जिसकी हमें बात करनी है वो है ईयर। ईयर में क्या है, देखिए ईयर्स का काम क्या होता है, ईयर ऐसे सेंस ऑर्गन्स हैं जो एक तो बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं, मतलब बॉडी का बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करते हैं। दूसरा हमें विजन सेंस ऑफ हियरिंग प्रोवाइड करते हैं, मतलब सुनने की शक्ति प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इनको कौन सप्लाई करता है, इनको एर्थ क्रेनियल नर्व या फिर ऑडिटरी नर्व इनको सप्लाई करती है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के पास पेयर ऑफ ईयर्स होते हैं जो कि आइदर साइड ऑफ हेड, दोनों साइड पे प्रेजेंट होते हैं। ये बैलेंसिंग करने, जैसा मैंने बताया, बैलेंस करने में और साउंड को रिसीव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि आपके लिए जरूरी है, एनाटॉमी इसकी। तो इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है आउटर ईयर, देन इनर ईयर एंड देन मिडल ईयर। तीन पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। ये पार्ट जो होता है पूरा, ये इनर ईयर का है, ये मिडल ईयर का है और ये आउटर ईयर है, ये मिडल ईयर है और ये इनर ईयर है। ठीक है, ये जो आई लिखा है ये इनर ईयर, ये एम है तो मिडल और ओ लिखा है तो आउटर। आउटर ईयर में क्या है, यहाँ पर ये जो पार्ट है इसको हम एक्यूल कहते हैं, ये जो पार्ट है इसको हम अर्टिकल कहते हैं और यहाँ पर जो ये पार्ट है इसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है, इसका काम है जो भी साउंड आ रहा है उसको रिसीव करना। ठीक है, ये अब यहाँ से क्या जाएगा, अब ये मिडिल ईयर है, मिडिल ईयर का पार्ट शुरू होता है, यहाँ से ये जो साउंड इंपल्सेस हैं वो ट्रेवल करती हैं और ट्रेवल करते करते यहाँ पर से कहाँ जाती हैं, ये आती हैं धीरे धीरे कॉक्लिया पे। ठीक है, कॉक्लिया पे आके या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे आके, यहाँ पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे आके उसको हिट करती हैं। हिट करने के बाद में ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के थ्रू इन बोन से टकराती हैं जो इसको मॉडिफाई करती हैं। तीन बोन्स प्रेजेंट है, इनकस, मलेस एंड स्टिपीस, तीन बोन्स प्रेजेंट है। फिर ये इसके थ्रू होते हुए इनर ईयर में जाती हैं और इनर ईयर में जाके ये कॉक्लिया है, यहाँ पर से ये फिर फर्दर इस वेन से होते हुए कहाँ चली जाएंगी, या इस नर्व से होते हुए ब्रेन में चली जाती हैं। इसके पार्ट्स की बात करें तो इनर ईयर, आउटर ईयर हम देख लिया, इसमें लिंगुअल एपिथेलियम है, टेस्ट हीयर है एंड लेटरल कैनाल है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है, बोनी लेब्रिंथ है, पोस्टीरियर मेम्ब्रेनस सेमील्यूनर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल, टेम्पोरल बोन है। ये सारे पार्ट्स मिलके इसका स्ट्रक्चर बनाती हैं। इसका मैंने बता दिया फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है इसका परसेप्शन ऑफ हियरिंग को प्रोवाइड करना और क्या करना, हमें हमारी बॉडी को बैलेंस प्रोवाइड करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्किन की बात करते हैं। देखिए स्किन क्या है, स्किन हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। ठीक है, ये अबाउट 1.8 मीटर स्क्वायर का इसका सरफेस एरिया होता है और 16% होता है टोटल बॉडी वेट का। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से दिखती है, जिसकी अपर लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं, बीच की लेयर को डर्मिस और सबसे नीचे की लेयर को सबक्यूटेनियस लेयर कहते हैं। इसके अलावा जो ऊपर ये हेयर्स प्रेजेंट है इनको हम हेयर शैफ्ट कहते हैं। इसके साथ ही में ये जो ब्लॉक्स लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहे हैं, होल लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें हम स्वेट पोर कहते हैं। ये एपिडर्मियल रिज होती है, फिर उसके नीचे डर्मल पैपिला होता है, एरेक्टर पिली होती हैं, सेबेसियस ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड होते हैं और जो मेरोक्राइन स्वेट ग्लैंड है वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इस पार्ट में। आर्टरीज एंड वेन्स की सप्लाई डीप सीटेड होती है तो वो यहाँ पे प्रेजेंट है और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू सबसे नीचे है। स्किन का काम क्या है, स्किन का काम है हमें कवरिंग प्रोवाइड करना, सेंस ऑफ टच को या फिर सेंसेशंस के बारे में बताना, इंपल्सेस जनरेट करना। इसके अलावा बॉडी के लिए डिफेंस की तरह एक्ट करना इन वेरियस टेम्परेचर कंडीशंस। ये सारे स्किन के प्राइमरी काम होते हैं जो स्किन करती है। देन स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं जो कि है यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें कई सारे ऑर्गन्स आते हैं। यूरिनरी सिस्टम जनरली क्या करता है, ये उन ऑर्गन्स को मिलकर बना है जो एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या यूरिन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उसी को हम कहते हैं यूरिनरी सिस्टम। ये जनरली किडनी, इसमें कौन कौन से सिस्टम होते हैं, किडनी होता है, इसमें यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, स्फिंक्टर होता है और यूरिथ्रा होता है। ठीक है, इसमें आपको जो पढ़ना है वो है टॉपिक फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन बनती कैसे है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो चलिए हम उसी टॉपिक पे चलते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट।
देखिए फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें 3 स्टेप्स आते हैं। पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, देन ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, देन ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये 3 स्टेप्स आते हैं। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करें तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, ये एक पैसिव प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का यूज होता है फ्लूइड्स को फोर्स करने के लिए, फ्लूइड्स और सॉल्यूट्स को एक मेम्ब्रेन में, ठीक है। फिर ग्लोमेरुलस जो है वो फिल्टर करता है वेस्ट को, बिकॉज फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा होता है, बड़ा होता है, 1000 टाइम्स ज्यादा परमिएबल है वाटर के लिए देन वाटर और सॉल्यूट्स के लिए एज कम्पेयर टू अदर कैपिलरी बेड्स। मतलब और कैपिलरीज के कंपैरिजन में ये 1000 गुना ज्यादा परमिएबिलिटी प्रोवाइड करता है वाटर को, ठीक है। देन इस यहां से होने के बाद में जो यूरिन बन रही है वो जाएगी किसमें, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में जाने के बाद में जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल का इनर पार्ट है वो 3 लेयर से बना होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, बैरियर या फिल्टर की तरह एक्ट करता है। तो पहले पार्ट में जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है, 3 पार्ट मैंने बताए होते हैं। तो फेनेस्ट्रेटेड ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स, ये क्या करती हैं, ये एंडोथेलियल सेल्स जो है वो फेनेस्ट्रेटेड होती हैं और ये इसमें या तो परफोरेशन होते हैं जिससे ये लीकी स्ट्रक्चर की होती है, ठीक है। इन सेल्स के बीच जो गैप होता है 70 से 100 नैनोमीटर के बीच का होता है, लेकिन ये ब्लड सेल्स का एग्जिट प्रिवेंट करती हैं और ब्लड प्लेटलेट्स का भी लॉस रोकती हैं। फिर इसके बाद जाता है ब्लड जो भी यूरिन है बेसल लैमिना में, ठीक है। बेसल लैमिना से फिर फर्दर ये जाएगा पोडोसाइट पे, पोडोसाइट में जाके यहाँ पर ये फाइनल फिल्ट्रेशन शो करेगा। यहाँ पर 6 to 7 नैनोमीटर का डायमीटर होता है, जिससे हमें क्या पता चलता है, जिससे छोटे से छोटा पार्टिकल भी यहाँ पर क्या होता है, इसमें छोटे से छोटा पार्टिकल भी इससे फिल्टर आउट हो जाता है, ठीक है। देन एक नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जनरेट होता है जो कि इसको फिर फर्दर आगे प्रेशराइज करता है मूव करने के लिए, ठीक। देन नेक्स्ट है दूसरा प्रोसेस है इसमें ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। मतलब अब जो एक्स्ट्रा आयंस होंगे, एक्स्ट्रा वाटर यहाँ पे आ गया है, वो यहाँ से रीअब्जॉर्ब इस प्रोसेस में होना स्टार्ट होगा। देन नेक्स्ट के हम बात करें नेक्स्ट स्टेप की, तो यह है ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब देखिए जो प्लाज्मा है वो अनवांटेड सब्सटेंस से क्लियर हो गया है ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू। जो H+ आयन, K+ अमोनियम या फिर क्रेटिनिन, जो भी अदर ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो सिंथेसाइज हुए थे ट्यूब्यूल सेल्स में, सिक्रीट हुए थे, वो फाइनली फिल्ट्रेट में पहुंच जाते हैं ट्यूब्यूल सेल से पास होते हुए और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज से पास होते हुए। तो यूरिन जो है उसमें बोथ फिल्टर्ड और सिक्रीटेड सब्सटेंसेस दोनों होते हैं। अब जो ये पीसीटी है ये मेजर सिक्रीशन साइट है, ठीक है, बट जो कॉर्टिकल पार्ट्स हैं वो भी यहाँ पर एक्टिव होते हैं और इसी तरीके से यहाँ पर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो आपको ये टॉपिक इसमें कवर करना था, वो हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, देखते हैं उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं हमारी बॉडी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम के नाम से जानते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम देखिए क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड्स को कंसिस्ट करता है जो कि हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। ये हार्मोन्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी की होम्योस्टैसिस को मेंटेन कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं या एक्ट करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स या फिर टिश्यूज में, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से होते हैं, देखिए ब्रेन में प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, और ब्रेन में ही क्या प्रेजेंट है, पीनियल ग्लैंड। यहाँ ट्रैकिया के पास में थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड होता है। फिर पैनक्रियाटिक आइसोलेट्स प्रेजेंट होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड होता है, टेस्टिस है, एंड यहाँ पर फीमेल्स में ओवरी होता है, ठीक है। तो ये अब ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं तो ये 2 टाइप के होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, ये डक्टलेस ग्लैंड्स हैं और हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं, ये सिक्रीट करते हैं वाया डक्ट। इनके ये अपना जो सिक्रीशन है उसको कैसे लिबरेट करेंगे, डक्ट के थ्रू। जनरली ये एंजाइम सिक्रीट करते हैं। फिर हम इस टेबल के थ्रू समझेंगे इन हार्मोन्स के बारे में, कौन सा हार्मोन कहां से रिलीज हो रहा है और कौन उसको प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं हाइपोथैलेमस, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम हाइपोथैलेमस की बात करेंगे। हाइपोथैलेमस रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स, ठीक है। यहां से केमिकल क्लास क्या है इन हार्मोन्स की, पेप्टाइड, ठीक है। ये पेप्टाइड इनकी केमिकल क्लास है। टारगेट टिश्यू क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी। मेजर फंक्शन क्या है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स को रेगुलेट कराते हैं। देन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से लिबरेट होने वाले हार्मोन में क्या है, एंटीडायरेटिक हार्मोन है, वैसोप्रेसिन है। ये भी पेप्टाइड नेचर के होते हैं और किडनी पे एक्ट करते हैं और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। देन दूसरा है यहाँ पे ऑक्सीटोसिन, ये भी पेप्टाइड नेचर का है। ये यूटेरस और मेमोरी ग्लैंड पे काम करता है और यूटेराइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है जिससे कि मिल्क मेमोरी ग्लैंड से रिलीज हो, या फिर ये ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट कराने में हेल्प करता है। देन एंटीरियर पिट्यूटरी से लिबरेट होने वाले हार्मोन्स में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। इसमें का जो नेचर है
केमिकल क्लास है वो ग्लाइकोप्रोटीन है। ये थायराइड पे काम करता है और थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। देन नेक्स्ट बात करते हैं ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की। ये भी पेप्टाइड क्लास का है। इसका टारगेट ऑर्गन एड्रिनल कॉर्टेक्स है और ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। देन गोनाडोट्रोपिन की बात करें तो गोनाडोट्रोपिन किस पे, जैसे FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये इसके ऊपर एक्ट करता है। इसका नेचर भी ग्लाइकोप्रोटीन है। ये गोनाड्स पे एक्ट करेगा जिससे कि और स्टिमुलेट करेगा एग प्रोडक्शन, स्पर्म प्रोडक्शन और सेक्स हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए। देन प्रोलैक्टिन आता है। प्रोलैक्टिन भी प्रोटीनियस नेचर का है और मेमोरी ग्लैंड पे काम करता है और मिल्क को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। देन ग्रोथ हार्मोन है। ये भी प्रोटीन नेचर का है, सॉफ्ट टिश्यू और बोन्स पे एक्ट करता है और सेल डिवीजन, प्रोटीन सिंथेसिस और बोन ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। थायराइड हार्मोन की बात करें तो T4 और T3 इसके डेरिवेटिव्स हैं, इससे T4 और T3 बनते हैं। ये आयोडीनेटेड अमीनो एसिड्स होते हैं। ये सारे टिश्यूज पे एक्ट करते हैं और मेटाबॉलिक रेट इसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं। कैल्सिटोनिन की बात करें तो कैल्सिटोनिन भी पेप्टाइड नेचर का है। बोन, किडनी और इंटेस्टाइन पे काम करेगा और लोअर करेगा किसको, ब्लड कैल्शियम लेवल को। पैराथायराइड की बात करें तो पैराथॉर्मोन इसका हार्मोन है जिसका पेप्टाइड नेचर होता है। बोन, किडनी और इंटेस्टाइन पे काम करेगा और ब्लड कैल्शियम लेवल को रेज करेगा। देन एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करते हैं तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये स्टेरॉइड कैटेगरी का ड्रग है, सारे टिश्यूज पे काम करता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो ये सारे कुछ एंजाइम्स थे, कुछ पर्टिकुलर अभी तक के हमने जो देखे वो हार्मोन थे। अब और देखते हैं तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, ये स्टेरॉइड नेचर का है, किडनी के ऊपर काम करता है और सोडियम और पोटेशियम के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। देन एड्रिनल मेडुला, यहां से रिलीज होने वाले हार्मोन है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ये मॉडिफाइड अमीनो एसिड के प्रिकर्सर्स हैं, की क्लास के हैं। ये कार्डियक और अदर मसल्स पे काम करते हैं और इमरजेंसी सिचुएशन, फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन में वर्क करते हैं। पैनक्रियाज की बात करें तो इंसुलिन और ग्लूकागोन को सिक्रीट करते हैं। इंसुलिन प्रोटीन नेचर का है, ग्लूकागोन पेप्टाइड नेचर का है। दोनों कहां पे काम करते हैं, लिवर मसल्स, एडिपोज टिश्यू पे काम करते हैं। और इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने में हेल्प करता है और ग्लूकागन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने में हेल्प करता है। देन टेस्टिस की बात करें तो ये एंड्रोजन सिक्रीट करता है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन के नाम से जानते हैं। ये स्टेरॉइड नेचर का है। ये गोनाड्स, स्किन, मसल और बोन पे काम करता है और स्टिमुलेट करता है मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक को। इसके अलावा ओवरीज हैं, ओवरीज क्या करती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जनरेट करती हैं और स्टेरॉइड क्लास की हैं। ये भी गोनाड्स, स्किन और मसल पे काम करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं फीमेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो ये सारे टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में कवर करने थे। सो स्टूडेंट्स, हम अपने लास्ट चैप्टर पे चलते हैं। लास्ट चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी है और आपको इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, वो पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को समझने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव की, कि मेल रिप्रोडक्टिव जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो प्राइमरीली क्या इन्वॉल्व कर रहा है। ये प्राइमरी फंक्शन क्या है, इसका प्राइमरी फंक्शन है मेल गैमेट्स दैट इज स्पर्म, उसको प्रोड्यूस करना और उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर करना या डिलीवर करना। ठीक है, अब सेकेंडरी फंक्शन क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये है सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, जो कि ये सिक्रीट करता है एंड्रोजेंस। ठीक है, अब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो लोकेटेड है पेल्विस रीजन में और इसमें क्या क्या होता है, स्क्रोटम एंड अ पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, एसेसरी डक्ट्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में यहाँ देखिए ये इसका डायग्राम बना हुआ है। डायग्राम से समझते हैं तो इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें पेरिटोनियम है, ये पार्ट पेरिटोनियम होता है। इजैक्यूलेटरी डक्ट है, जो ये पूरी डक्ट है ये इजैक्यूलेटरी डक्ट है। मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, रेक्टम है, सेमिनल वेसिकल है, एनस है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, देन बल्ब ऑफ पेनिस है, स्क्रोटम, टेस्टिस, एपिडाइडिमिस, ग्लैंड्स पेनिस, प्रीप्यूस, स्पॉन्जी पेनाइल, यूरिथ्रा, कॉर्पस स्पॉन्जिसियम, कॉर्पस कार्बोनोसम, प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा, प्यूबिस एंड वास डिफरेंस, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर। ये इतने पार्ट्स मिलके क्या करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फॉर्म करते हैं। तो फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहे हैं। फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में सेंसरी एंड मोटर ट्रैक्ट्स जो है वो कहाँ पे होते हैं, व्हाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। ठीक है, जो सेंसरी ट्रैक्ट है वो ज्यादा नर्व इंपल्सेस कंडक्ट करता है ब्रेन में। ठीक है, मतलब ये कंडक्ट करता है और मोटर ट्रैक क्या करता है, नर्व को इंपल्सेस को लाता है फ्रॉम ब्रेन टू इफेक्टर ऑर्गन। अब जो ग्रे मैटर है स्पाइनल कॉर्ड का वो स्पॉट फॉर्म करता है फॉर इंटीग्रेशन ऑफ एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल के लिए। सीएनएस कनेक्ट होता है सेंसरी रिसेप्टर से
फिर सारे रिफ्लेक्स एक्टिविटीज को मीडिएट करता है, ठीक है। उसके बाद यूट्राइन कैविटी आती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। देन ये इस पार्ट को हम ओवरी कहते हैं। यहाँ पर फिम्ब्रे प्रेजेंट होते हैं जो ओवरी को होल्ड करते हैं। इस पार्ट को हम सर्विक्स कहते हैं। सर्वाइकल कैनाल इसके नीचे होता है। देन वेजिना होती है। देन स्थमस, इस पार्ट को हम स्थमस कहते हैं। एम्पुला, इनफंडिबुलम, ये टोटल मिला के क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है। इसका भी फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है, अगर हम इसमें ओवरीज की बात करें, ओवरीज का फंक्शन है टू प्रोड्यूस हार्मोन्स, और ओवा को प्रोड्यूस करना जो कि फीमेल गैमेट्स हैं फॉर रिप्रोडक्शन, विच व्हेन मेटेड विद स्पर्म्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक जाइगोट प्रोड्यूस करते हैं जो फर्दर एक नई ऑफस्प्रिंग में डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे अपनी फुल बुक रिवीजन सीरीज एचएपी की थी जो वो कंप्लीट कर ली। हमने इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, और इस टॉपिक के साथ में मैं ये जो बुक आप देख रहे हैं ये मैं बताना चाहूंगा कि आप हमारी साइट से परचेज कर सकते हैं, tppl.org से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप इसको अपने नियर बाई स्टोर से परचेज कर सकते हैं, और Amazon, फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कंटेंट पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए। इसके साथ ही आपके एग्जाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।